गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल युवान एडू सर्व पर। मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, शेयरिंग, लाइकिंग माय YouTube चैनल। इससे हम लोग को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे मेरा YouTube चैनल युवान एडू सर्व को। इस पर आपको सारे आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें टॉपिक ओरिएंटेड, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, सीयूईटी है, सीडीएस, एनडीए या आपका सीबीएसई है, आईसीएसई है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपको टॉपिक ओरिएंटेड आपको सारे चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है मेरे आपको यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं और उससे बहुत हद तक आप लाभ ले सकते हैं। तो आप इसे गो थ्रू करें। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो और स्पेशल मेंशन टू उन लोगों के लिए जो मेरे विजय किरण फाउंडेशन को जिन्होंने डोनेट किया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि उनके द्वारा जो डोनेशन दिया जाता है उन्हें हम लोग हॉस्पिटल्स में, हम लोग ऑर्फनेज में, हम लोग जहाँ पे एनिमल्स का केयर किया जाता है उन जगहों पर हम लोग रिसोर्सेज पहुँचाने का काम करते हैं। तो जिन्होंने डोनेट किया उनके लिए स्पेशल थैंक्स। और जो डोनेट करना चाहें वो QR पे कर सकते हैं। हम लोग का जीवन हर लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। तो ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट था आपसे। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट तो हम देखते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर का नाम होगा, देखते हैं कौन सा चैप्टर आज हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का NCERT मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले ध्यान से समझेंगे कि जो नए लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल में, वो जानते हैं कि हमारा तरीका कैसा है, क्या किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। और जो नए लोग हैं उनके लिए है कि भाई किताब सामने रख लीजिए, NCERT बुक अगर है तो सामने रख लीजिए, पेन पेंसिल सामने रखिए। लाइन बाय लाइन आपको पूरा डिस्क्राइब करते चलूँगा ईजी से ईजी वर्ड में। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो फैक्ट्स को लिखते जाएंगे। ठीक है, वो आपके कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोला भी जाता है कि NCERT एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस, स्टेट पीसीएस कुछ भी का तैयारी कर रहे हैं तो NCERT तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो बस सिट टाइट। उसके बाद देखते हैं मेरा इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए, प्रॉपर चेनिंग में देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है। जहाँ भी जो भी क्वेश्चन अराइज होगा वो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए। जैसे हज़ारों की तादाद में बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास कि सर ये किस तरह से होगा और आंसर किस तरह लिखा जाए, है ना, फिर किस तरह से तैयारी की जाए। तो उन बच्चों का मैं निराकरण करता हूँ। आज अपने पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस पर पोस्टेड हैं, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर अच्छे अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं। तो ये उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने तैयारी करी, इसके बाद जा कर के वो आज उस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। इसीलिए कहता हूँ कि लगिए मेरे साथ। अभी आने वाले समय में सीज़न 2 बनाने वाला हूँ क्विज़ का, उसे भी आप लोग खूब इंजॉय करिए, खूब क्विजिंग करिए मेरे साथ। आपके लिए खोज करके दुनिया के हर कोने से क्विज़ लेकर के आपके सामने रखूँगा। तो मेरे चैनल से जुड़िए और सबको जोड़िए। चलिए, मनी एंड क्रेडिट देखते हैं। इकोनॉमिक्स का NCERT का क्लास 10th वालों का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, मनी क्या है? हमारे लिए मीडियम ऑफ चेंज है ना। हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, हम एक्सचेंज के तौर पर, ऐसा नहीं ना कि सामान के बदले सामान पकड़ा देते हैं। वो बाटर सिस्टम हुआ करता था, किसी ज़माने की बात थी, या बड़े लेवल पे आज भी होता है, लेकिन जनरली जो है करेंसी एक्सचेंज करते हैं। चलो, द यूज़ ऑफ मनी स्पैन्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। अगर आप देखो, मनी हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, अगर हम आसपास देखें तो हमें बड़े आसानी से दिख जाएगा कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, लेन देन ऐसा हो रहा है जिसमें मनी हर दिन इस्तेमाल हो रहा है। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दीज? इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस गुड्स यानी वस्तु आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। आप देखेंगे कि बहुत सारे वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है मनी के सहायता से। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। बहुत सारा ट्रांजैक्शंस, लेन देन ऐसा भी है जिसमें सेवाओं का भी उपभोग किया जाता है मनी के
एक्सचेंज में। आप देखिएगा जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो वो सेवा दे रहा है, कोई गुड्स तो दे नहीं रहा है, लेकिन उसके बदले में उसका पैसा मिल रहा है। ट्यूशन वगैरह आप करते हो। अच्छा, फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। कई जगह पे वादे पर बाज़ार चलता है कि मैं इतना सामान आपने उठा लिया इतने वैल्यू का, ठीक है ना, प्रॉमिस पर है, और उसके बाद में आप पैसा पे करते हो या मुनाफा होने के बाद पैसा पे करते हो। तो बहुत तरह से आपका मनी एक बेस हो गया जिसके आधार पर मार्केट एक्टिविटी होता है। Have you ever wondered why transactions are made in money? क्या आपने कभी सोचा है कि मनी ही में क्यों ये सारे लेन देन होते हैं? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity या वस्तु और सर्विस यानी सेवाएं that he or she want to. अगर कोई चाहता है, कोई पर्सन चाहता है या चाहती है कि वो कोई वस्तु का उपभोग या कोई सेवा का लेना, तो उसके बदले वो पैसे दे करके आसानी से वो चीज़ इस्तेमाल कर सकता है। Thus everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. इसीलिए सारे लोग चाहते हैं कि जो वो बेचें तो उसके बदले पैसा मिले और उस पैसे से जो उनकी ज़रूरत होगी वो खरीदेंगे। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर, ही वांट्स टू सेल। देखो शू मैन्युफैक्चरर का केस देखो, उदाहरण दिया है कि एक जूता बनाने वाला जो है वो क्या करेगा, अपना जो जूता है वो मार्केट में बेचेगा और ख़रीदेगा गेहूँ, अपने परिवार के लिए अनाज खरीदेगा, है ना। शू मेकर क्या करेगा, पहले एक्सचेंज करेगा शूज़, है ना। मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। क्या करेगा, शू बेचेगा और उसके बदले मनी लेगा, और फिर एक्सचेंज जो मनी है उसको एक्सचेंज करेगा वीट के बदले, यानी अनाज खरीदेगा अपने परिवार के लिए। इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अब जरा सोचो कि डायरेक्टली अगर शू मेकर को वीट के साथ एक्सचेंज करना पड़े, मनी नहीं है बीच में, तो शू मेकर को डायरेक्टली अगर वीट के से एक्सचेंज करना पड़े तो कितना प्रपोर्शन में कितना वीट मिलेगा, शू का कितना वैल्यू बनेगा, तो ये यहाँ पे बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर who not only want to sell wheat but also want to buy the shoe in exchange. तब शू मेकर को ऐसे किसी गेहूं उपजाने वाले किसान को खोजना पड़ेगा जिसको शू चाहिए होगा और इन्हें शू मेकर को वीट चाहिए होगा, है ना। तो दैट इज़ बोथ पार्टीज हैव टू एग्री सेल एंड बाई ईच अदर कम्युनिटी। तब एक दूसरी पार्टी, है ना, एक दूसरे के लिए तैयार हो, चलो ठीक है तुम मेरे को जूता बेचो, मैं तुमको गेहूँ यानी अनाज बेचूंगा, वीट बेचूंगा। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी ये बड़ा संयोग है कि दोनों को एक दूसरे की जो चीज़ें हैं वो चाहिए। देखो आई विल गिव यू शूज़ फॉर वीट, यहाँ देखिएगा, और ये था बोलता है आई डोंट नीड शूज़ आई नीड क्लोथ। अब इसका वांट कुछ अलग है, बहुत ही संयोग होगा, कोइंसिडेंस ही होगा कि वीट जो जिस शू मेकर को अगर वीट चाहिए और वीट उपजाने वाला जो फार्मर है उसको शू चाहिए, तो दोनों को एक दूसरे से अगर ज़रूरत फुलफ़िल होती है तब जा कर के यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दिखाई देगा, अन्यथा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। व्हाट ए पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ अदर विश टू बाई। अच्छा, जो पर्सन चाहता है कि वो बेचना, है ना, व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट अदर इज़ बाई टू विश। वो दूसरा खरीदना चाहता है, ये बड़ा संयोग वाली बात है। जो आप बेचना चाह रहे हो दूसरा खरीदना भी चाहे, ये थोड़ा संयोग है, इसमें हमेशा नहीं लग पाएगा ये, है ना। एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, बगैर पैसे का यहाँ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें बार्टर सिस्टम। देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, आप छोटी की क्लासेस में पढ़े होंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स को डायरेक्टली आप एक्सचेंज करते हो बिना पैसे की सहायता से। इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसका एसेंशियल फीचर है, यानी यहाँ पर मात्रा तय होता है कि हम एक वस्तु उनको देंगे, बदले में उनसे कुछ वस्तु उसी प्रपोर्शनली लेंगे। तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, ना कि यहाँ पर किसी तरह का मनी एक्सचेंज हुआ, ठीक है, बार्टर सिस्टम। अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट इन एनी इकॉनमी where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need for double coincidence of want। तो अगर हम देखें किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश के अर्थव्यवस्था में मनी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। मनी इंटरमीडिएट होता है, यानी मनी बीच में होता है, दो अलग अलग वस्तुओं के एक्सचेंज होने के लिए मनी का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये
डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को एलिमिनेट करता है, हटाता है। यानी आप कोई वस्तु खरीदोगे तो उसके पेमेंट करोगे आप पैसे में, मनी में, रुपीज़ में, कॉइन्स में पेमेंट करोगे, ठीक है। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर ए शू मेकर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाई हिज शूज़ एट द सेम टाइम सेल हिम। अब ये ज़रूरत नहीं है कि किसी शू मेकर के लिए कि उसे कोई ऐसा फार्मर खोजना पड़े जिसे शू खरीदना चाहता हो, ठीक है, और उसी समय सेम टाइम सेल हिम wheat। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर फॉर हिज शू, और उसके बदले में वीट खरीदे, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने उदाहरण देखा, ठीक है ना। उसको बस ये करना है शू मेकर को कि उसे बायर खोजना है शू के लिए, है ना, और एक्सचेंज करेगा शू को मनी के बदले, और उसके बाद वो वीट खरीदेगा या उसे कोई और वस्तु खरीदना है मार्केट से, वो खरीदेगा, अपना परिवार का पेट चलाएगा। मनी क्या करता है, एक एक्ट करता है इंटरमीडिएट, यानी बीच का, जो एक्सचेंज करता है किसी भी वस्तु को, तो इसीलिए इसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या करता है, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, यानी जो वस्तुओं का अदला बदली या सेवाओं का अदला बदली होता है उसमें बीच का काम करता है मनी, यानी पेमेंट मनी के तौर पे होगा, तो मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं। चलिए मॉडर्न करेंसी देखिए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या क्या है। तो वी हैव सीन दैट मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। तो लेन देन में आपको मनी आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करता है ना। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, देखो कॉइन्स के इंट्रोडक्शन के पहले वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी, बहुत सारे वस्तुएं मनी के तौर पे इस्तेमाल होता था। जैसे उदाहरण के लिए सदियों पहले मतलब पुराने समय में, है ना, भारतीय ग्रेन्स का इस्तेमाल करते थे और कैटल्स को मनी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। ग्रेन्स अनाज को और कैटल को मनी के तौर पे इस्तेमाल करते थे कि किसी चीज़ को लेना है तो कितने मात्रा में ग्रेन आपको देना लेना हो सकता है। अच्छा, बाद में चल कर के इसके स्थान पर मेटालिक कॉइन आ गए जो गोल्ड के बने होते, सिल्वर कॉपर के बने होते, है ना, और ये फेज़ कंटिन्यू होता रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि कॉइन्स और सिल्वर का चलन में है ना। ए फेज विच कंटिन्यू वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी तक ये आपको बड़ा चलन में था, फिर अब धीरे धीरे इसमें भी चेंज आया। अब देखो करेंसी जो है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जो आपको मॉडर्न फॉर्म है आज का आधुनिक समय में जो आपको करेंसी के तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो है पेपर नोट, जो आपके नोट्स होते हैं, कॉइन्स हैं, है ना। अनलाइक द थिंग दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉइन। पहले के टाइम में याद करिए, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बने होते थे सिक्के, जो कि बहुत ही महंगे होते थे मेटल्स ये, लेकिन अब इतने महंगे मेटल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंपल पेपर, है ना, पेपर करेंसी के लिए पेपर सिंपल सा इस्तेमाल होता है। कॉइन भी उतना हार्ड मेटल या प्रेशियस मेटल का इस्तेमाल नहीं होता है कॉइन बनाने में, है ना। और इतना ही आपको ग्रेन और कैटल को के तौर पे, अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज़, है ना, ना ही ग्रेन और कैटल को भी अब मौद्रिक के तौर पर लिया जाता है ना। पहले ये सब होता था, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्रेशियस मेटल, और उससे पहले था कि आपको कैटल और ग्रेन को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, विदाउट एनी यूज़। मॉडर्न करेंसी में देखिए अब ये सब चीज़ों का इस्तेमाल है, पेपर नोट और कॉइन का, इन सब चीज़ का अब इस्तेमाल नहीं है, वो अपने आप में पेपर नोट और कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हमने क्यों एक्सेप्ट कर रखा है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये इसलिए आपको एक्सेप्टेड है क्योंकि भारत की जो सरकार है या किसी भी देश की सरकार ने अपने करेंसी को ऑथराइज्ड किया हुआ है, यानी उसको पावर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको अपना करेंसी के तौर पे उसे ऑथराइज्ड है, यानी पावर दिया, शक्तियाँ दिया हुआ है। इसी कारण से उस देश में वो करेंसी चलन में होता है, ठीक है। तो जो आपको आधुनिक मुद्रा है, हम मॉडर्न का ये वाला लाइन देखिएगा, तो आधुनिक मुद्रा का चलन उस तरह का नहीं है जैसे रोज़ के लिए कैटल और ग्रेन का जो इस्तेमाल होता है ना, या गोल्ड, कॉपर और सिल्वर जो है, जो ये डेली की चीज़ नहीं है। मतलब आप
आज के समय में देखिएगा तो ये आपका अपना पेपर और नोट्स और कॉइन्स है उसको चलन में लाता है, फिर भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार अपनी इस करेंसी को ऑथराइज़ करती है तो वो चलन में रहता है। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये सारे सिक्के हैं, किनारे आपको बने हुए हैं, देख रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत में करेंसी जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, है ना। वो भारत सरकार के बिहाफ पर करेंसी नोट्स को जारी करती हैं। एज़ पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लॉ के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल, अकेला कोई या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उसे अलाउ नहीं है कि वो करेंसी जारी करे, इशू करे, है ना। द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो जो हमारे यहाँ का कानून है वो आपको लीगलाइज करता है किस चीज़ को, कि जो हमारे यहाँ मीडियम ऑफ पेमेंट होगा भारत में वो रुपया के तौर पे होगा, ठीक है ना। और कोई भी भारत के भूमि पर कोई भी रुपये को डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा। रुपीज़ ही हमारे पूरे देश भर में आपको लागू किया गया है, ठीक है, मीडियम ऑफ पेमेंट के तौर पर, और कोई भी रिफ्यूज़ इस करेंसी को नहीं कर सकता है। जो भी लेन देन होगा वो रुपीज़ में ही होगा, ठीक है। फिर आइए, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता रुपीज़ में अगर पेमेंट होता है तो इसीलिए रुपी क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भारत में। चलो डिपॉजिट्स इन बैंक, देखो जो बैंकों में जो सेविंग्स होते हैं ना, जो सुरक्षित रखे गए होते हैं पैसे रुपए, उसके बारे में देखते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। At a point of time people need only some currency for their day to day need। अच्छा, अदर फॉर्म यानी कुछ और रूप में भी पैसा आपको सुरक्षित होता है, जैसे लोगों के द्वारा लोगों का जो पैसा है वो बैंकों में जो जमा होता है वो भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चलन में ही आपको डेली यूसेज में जो करेंसी चल रहा है बस उतने ही भर रुपये करेंसी है। करेंसी आपको बैंकों में भी बहुत बड़े मात्रा में आपको डिपॉजिट है लोगों का, है ना। लोगों को डेली के लिए जितने करेंसी चाहिए उतना वो इस्तेमाल करते हैं, और बाकी वो बैंकों में क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में डाल देंगे या जो भी करना हो। उदाहरण के लिए समझिए, वर्कर जो वर्कर है, मज़दूर है, वो काम करता है, उसे सैलरी मिलता है मंथ के एंड में, है ना। द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी महीने के शुरुआत में तो उसके हाथ में अच्छा खासा कैश है ना, क्योंकि उसे महीने का जो मिला हुआ है, तनख्वाह मिला हुआ है, सैलरी मिला हुआ है, तो उस समय उसके पास अच्छा खासा रुपया होता है। तो वो क्या करेंगे, ये वो उन एक्स्ट्रा कैश का, तो ये लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। वहाँ पर अकाउंट, अपने खाता, बैंक खाता अपना नाम पे खोलेंगे और उसमें बैंक में पैसे को जमा कर देते हैं। बैंक एक्सेप्ट करती है ऐसे जमा को, यानी डिपॉजिट को जमा कर अपने यहाँ एक्सेप्ट करती है। ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, और जो इनके यहाँ जमा किया जाता है पैसे को बैंकों में, उस पर बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट देती है ना। इस तरह से लोगों का मनी सेफ भी रहता है बैंकों के साथ, और उस पर कुछ ना कुछ उनको सूद यानी इंटरेस्ट भी मिलते रहता है। चलिए, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। लोगों को ये आज फ्रीडम होता है कि वो जब चाहे उनको जितना पैसा निकालना होगा, जितना पैसा उनका रखा हुआ है, ठीक है ना, जितना पैसा उन्होंने बैंक में जमा किया हुआ है उतने लिमिट तक में जितना पैसा वो जब चाहें वो निकाल सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो इसीलिए जो जमा होता है, डिपॉजिट्स होता है लोगों का बैंक अकाउंट में, यानी बैंकों में जो जमा खाता होता है उसमें, तो वो कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपने डिमांड पर, यानी ज़रूरत होगा तो निकाल सकते हैं। दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इस तरह के इस तरह का जो जमा होता है, जो कभी भी डिमांड को होने पर निकाला जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। सिंपली आप बैंक जाते हो तो बैंक में आप अपने खाते खुलवाते हो, ठीक है,
जब खाता खुलवाते हो, पैसा देते हो, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, निकालते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है ना। तो जब आप कभी भी बैंक जाओगे, पैसा आपका ही है, आप जब चाहे निकाल सकते हो। तो ये जब चाहे निकाल सकते हो या जब चाहे डाल सकते हो, तो ये डिमांड डिपॉजिट होता है। इसको डिमांड करने पर निकल जाए और डिपॉजिट करने पर चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह भी करेंसी हमारा बैंकों के तहत सुरक्षित होता है, और बैंक क्या करता है, उस पर आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट आफ्टर ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। इट इज़ द फैसिलिटी विच लेंड्स it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. You would have heard of payments being made by checks instead of cash. देखो, डिमांड डिपॉजिट्स जो होता है उसमें कुछ और भी फैसिलिटी सुविधाएं होती हैं, दिलचस्प फैसिलिटी होती हैं। इसमें क्या होता है, इस फैसिलिटी में क्या होता है, विच लेंड्स इट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, यानी वो देते हैं which lend it the essential characteristic of money that of a medium of exchange, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर आपको मनी ही है, लेकिन उसको दूसरे रूप में भी आपको बैंक देती है, वो आपके डिमांड पे होता है। आपने कभी सुना होगा कि पेमेंट किया जा रहा है चेक से कैश के बदले, है ना। तो चेक के बदले कैश के बदले चेक दिया जा रहा है। देखो ये आप देख रहे होगे, ये स्क्रीन पर ये चेक है ना। आपको हम दिखाते हैं और भी चेक्स वगैरह दिखाते हैं। आप देखिए, ये आपने कभी न कभी अपने मम्मी पापा भाई बहन देख रहे हैं, ये सारे चेक्स हैं। देखो ये जितने हैं ये सारे चेक्स हैं, इससे आप पेमेंट करते हो। तो मतलब आपने मान लो कि आपको किसी को बड़ा रकम देना है या कुछ भी रकम देना है, तो आपने कैश में देने की बजाय आपने क्या किया, उनको उनके नाम से चेक बना करके उनको दे दिया। तो चेक इस तरह का बना कर दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो बंदा बैंक में जाएगा, अब ठीक है, और वो वहाँ पर चेक लगा देगा अपने खाते के साथ, तो आपके अकाउंट से पैसा कट करके उनके अकाउंट में चला जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से भी आपको पेमेंट होता है। तो ये एक और स्पेशल कैरेक्टर है ना। तो जो पेमेंट है वो थ्रू चेक होता है। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। तो जिसका भी बैंक अकाउंट होगा किसी बैंक में, वो क्या करेगा, वो चेक पर जिसको पैसा देना है, पेयर है, उसका नाम लिख देगा और स्पेसिफिक अमाउंट लिख देगा। जैसे प्रेम कुमार जी को पेमेंट कर रहे हैं 57,000 का यहाँ पर, है ना। बस उनको बना करके दे देगा चेक और साइन करके दे देंगे, और उसके बाद वो अपना चेक को अपने बैंक में ले जा करके वहाँ पर उसको अपने खाते से जोड़ देगा, तो पैसा कट करके उनके खाते में चला जाएगा। तो ए चेक इज़ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। तो चेक क्या है, वी चेक एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि कितना पैसा हम चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से कट करके मैं जिसके नाम पे चेक लिख रहा हूँ उसके खाते में चला जाए, वो इशू हो जाता है ना। देखो चेक पेमेंट क्या है, शू मैन्युफैक्चरर भाई साहब हैं मिस्टर सलीम, उन्होंने पेमेंट किया टू द लेदर सप्लाई एंड राइट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। सलीम ने पेमेंट किया है, एक लेदर सप्लायर है ना, चमड़े का सप्लायर है, उसको चेक लिख करके दिया है स्पेसिफिक अमाउंट 57,000 का। इसका मतलब ये है कि शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे। तो शू मैन्युफैक्चरर जो सलीम है उन्होंने चेक के माध्यम से बैंक को इंस्ट्रक्ट किया कि पे करे इतना अमाउंट लेदर सप्लायर को, है ना। तो लेदर सप्लायर इस चेक को लेंगे और डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट को अपने बैंक में, है ना। अगर मान लो दूसरा कोई बैंक है तो वो अपने उस बैंक में ले जाएगा और खाते के साथ फॉर्म भर के जोड़ के लगा देगा, है ना। तो मनी जो होगा फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा सलीम के अकाउंट से, आपका जो लेदर सप्लायर है उसके अकाउंट में चला जाएगा कुछ दिन में। ये ट्रांजैक्शन जो लेन देन है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई कैश नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, मात्र चेक लगा दिया गया और पैसा ट्रांसफ़र। कितना आसान है। चलो 10 वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी, है ना। तो देखा हमने डिमांड डिपॉजिट जो देखा ये चेक के तौर पर है ना। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका
मनी का, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। तो ये जो चेक की जो सुविधा है अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, यानी आपका जो जमा राशि है उसके अगेंस्ट जो चेक होता है जिसको कि आप लिखते हो और पैसा कटवाते हो, है ना, इसमें कोई भी कैश नहीं आपका इस्तेमाल होता है। कैश का मतलब हो गया रुपया पैसा आप गिन रहे हो और जाके किसी को दे रहे हैं, नहीं, आपने मात्र चेक लिखा और चेक लिख करके आपका खाता है तो उसके अगेंस्ट में चेक लिखा, क्योंकि अगेंस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपका कटेगा उससे पैसा, है ना। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है हर जगह मीन ऑफ पेमेंट के तौर पर अलॉन्ग विथ करेंसी, यानी इसको करेंसी के तौर पर भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसी से अमाउंट एक शिफ्ट होता है वन टू अनदर, है ना। दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, है ना, ये एक हिस्सा है मनी का, मॉडर्न इकोनॉमी का एक हिस्सा है, समझ रहे हैं। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हियर, आपको समझना चाहिए कि बैंक्स का रोल किस तरह का है यहाँ पर। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाई चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। बैंकों के लिए समझ लें तो जो जमा के लिए है ना डिपॉजिट, है ना, तो बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के लिए इन जमा पर कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है, ना ही कोई पेमेंट होता है आपको चेक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स। तो बैंकों में जो डिपॉजिट्स होते हैं, ध्यान रखना, बैंकों में जो डिपॉजिट होते हैं तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब यूज़र एंड पे बात नहीं हो रही है, तो यूज़र आपके लिए तो चेक है, आप चेक से अपना डिमांड डिपॉजिट वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है ना, जो भी है आप कैश निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम बैंक की अगर बात करेंगे तो बैंकों में जो जमा होता है उसके लिए कोई भी डिमांड डिपॉजिट इस तरह से नहीं होता, ना ही कोई पेमेंट आपको निकाला जा सकता है चेक के द्वारा, वो ऐसा सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि बैंक तो खुद में बहुत बड़ी संस्था होती है। अगर देखा जाए तो मॉडर्न जो बैंकिंग का जो कार्य प्रणाली है ना, आधुनिक बैंक जो है, मॉडर्न बैंक है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उससे बहुत करीब से निकट संबंध रखते हैं करेंसी और क्या डिपॉजिट्स। जमा और जो करेंसी होती है वो बहुत ही निकट संबंध रखती है आधुनिक बैंकिंग की कार्य प्रणाली से, ठीक है, क्योंकि बैंक तो ऑब्वियस करेंसी जमा यही सब देखेंगे, है ना, वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। चलिए आगे चलते हैं, अरे यही पे था, तो ये डन है, आगे आजा भैया। अब आते हैं इधर में लोन एक्टिविटी, लोन यानी कर्जा है ना। तो लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर, बैंकों के कुछ कहानियों के बारे में आगे चलते हैं। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स विद दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक लोगों से जब बैंक स्वीकार करता है जमा, डिपॉजिट जब जमा करता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में हर दिन डिपॉजिट होता है पूरे भारत भर में, तो बैंक करता क्या है इतने जमा का, इतना डिपॉजिट का, वो क्या करता है। और दूसरी बात यह है जो जमा लिया तो उस पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से वो लेके आया बैंक, तो इसके पीछे कहानी है, देखिए। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क है, बहुत बढ़िया प्रणाली छिपा होता है बैंकिंग का, है ना, उसके तहत वो जमा का अच्छा यूज़ करता है, चाहे इंटरेस्ट बना के देता है। बैंक्स कीप ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। For example, bank in India these days hold about 15% of their deposits as cash. This is kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank or any given day. देखो क्या करते हैं कि बैंक बहुत कम हर जो दिन जो जमा हुआ पैसा है ना, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि विड्रॉल डेली हो रहा है 100 रुपया और जमा हो रहा है डेली 250 रुपया, है ना। तो अगर मान लो 250 रुपया जमा हुआ, उसमें से 100 रुपया डेली विड्रॉल हो रहा है किसी बैंक से, तो 150 रुपया हुआ। तो अब 150 रुपया जो है उसमें सिर्फ मात्र 15% वो आपको रखते हैं बैंक, ध्यान रखना,
मतलब पिछला दिन का जो भी होगा उसका 15% ही वो अगले दिन के लिए रखेंगे जमा को। क्यों? क्योंकि उसको जब डिपॉजिटर आएगा और अगर उसको विड्रॉल मांगेगा वो अगले दिन आकर के, तो उसका विड्रॉल दिया जा सके, पैसा दिया जा सके, बैंकों के पास कुछ पैसा हाथ में हो। बाकी पैसा वो क्या करते हैं, वो हटा लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा कि जो आज के दिन में जितना बैंकों के पास जमा हुआ, दो होता है ना, डिपॉजिट और विड्रॉल। तो डिपॉजिट जितना हुआ, ठीक है, अगले दिन के लिए कैश उतना ही रखा जाएगा, 15% मात्र ही रखेगा बैंक, बाकी पैसा हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, 15% इसलिए क्योंकि अगर अगले दिन भाई कोई ना कोई आएगा ही बैंक पैसा निकालने के लिए, तो उनको पैसा दिया जा सके, बैंक एकदम खाली ना हो जाए, तो इसीलिए 15% रखा जाता है। Since on the particular day only some of its many depositor come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash। यानी इसीलिए कोई आया अपना कैश निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, तो बैंक उनको कैश दे सके, इसीलिए थोड़ा सा हिस्सा जरूर रखा जाता है। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अब जो हटाया गया पैसा है उसका क्या करता है, वो लोन के तौर पे उसको प्रोवाइड करता है ना। देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कर्ज यानी लोन की आवश्यकता पड़ती है जो बैंक प्रोवाइड करते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। बैंक मेक यूज़ ऑफ दिस द डिपॉजिट टू मेक द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। यानी हम लोगों ने इसके बारे में अभी पढ़ना भी है। बैंक क्या करती है कि वो लोगों के, है ना, लोन रिक्वायरमेंट का ज़रूरत को पूरा करती है ना। जो डिपॉजिट एक्स्ट्रा है उनको हटा करके उसको लोन के तौर पर दे देती है। अब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चूँकि ज़्यादा होता है ना, तो उस पर वो क्या करती है, वो लोन एक्टिविटी करती है। अच्छा, इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, यानी डिपॉजिटर है जिसके पास सरप्लस फंड है, यानी अधिक फंड्स मौजूद है ना। दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोअर्स, और जिनको की फंड की आवश्यकता है एज ए लोन के तौर पर, तो दोनों के बीच में बैंक एज ए मीडिएशन यानी बीच का काम करती है। बैंक चार्ज करती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लोन्स पर, द व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। अच्छा, जो डिपॉजिट पर रखा जाता है, ठीक है ना, और उस पैसे को क्या करती है बैंक किसी को देगी और लोन अच्छा खासा लेगी, लोन पर इंटरेस्ट अच्छा खासा लेगी। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोअर्स एंड व्हाट इज़ पेड टू डिपॉजिटर इज मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब इसको इत्मीनान से समझिएगा कि ये किस तरह से बैंक काम करती है, हम आपको समझाते हैं। देखो यहाँ इमेज देखो, ये भाई लोग जितने लोग खड़े हैं ये डिपॉजिटर हैं, जमा करने वाले हैं, ठीक है ना। ये बैंक को क्या करते हैं, ये अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए डिपॉजिट किए, ठीक है, किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से रख सकते हैं, FD, RD, सेविंग बैंक में, करेंट अकाउंट, किसी भी तरह से अपना यहाँ पे रख रहे हैं, है ना। अच्छा, तो ये जब यहाँ पे रखेंगे बैंक में एक अमाउंट रखेंगे, तो बैंक क्या करेगा, इनका पैसा लेगा और जो बोरोवर्स हैं जो कर्ज लेना चाहते हैं उनको लोन देगा। ठीक, अब लोन कितने पे दिया, मान लो 10%, 12%, अलग अलग बैंक का अलग अलग लोन का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। ये लोन इनको दिया 12% पर, इन्होंने अपना लोन को इस्तेमाल किया, फिर समय पर, तय समय पर इन्होंने लोन को वापस कर दिया इंटरेस्ट के साथ। यानी मान लो कि 100 रुपया लोन लिया, 12% 112 रुपया के साथ इन्होंने वापस कर दिया, ठीक है ना, बैंक को। अब बैंक ने क्या किया कि बैंक को जो इन लोगों ने डिपॉजिट दिया था, सपोज़ करो कि सेविंग अकाउंट में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, 4% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि इनसे जो 12% मिला, ठीक है, तो 4% इनको पकड़ा दिया, इनका विड्रॉल, यानी जो लोग चाहते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो उसको एनुअली जो इंटरेस्ट इनको दिया 4%, इनसे कितना लिया 12%, इनको कितना दिया 4%, 8% कहाँ है बैंक के पास मुनाफा। तो बैंक इस प्रणाली पे काम करती है, देख रहे हैं लिखा है ना, डिफरेंस है, जो चार्ज करती है बोरोवर से यानी 12% और क्या पे करती है अपने डिपॉजिटर को मात्र 4%। इसके बीच का जो सोर्स, ये जो इनकम का जो जनरेशन हो रहा है वो बैंक का है। भाई बैंक है वैसे ही नहीं चलेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन।
क्रेडिट का मतलब हो गया जो आपको यहाँ पर लोन है ना, लोन का सिचुएशन कैसे है देखो। A large number of transactions in our daily day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit जिसे हम लोन कहते हैं refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment, है ना। अच्छा, तो जो हमारे सामने जो बहुत सारे लेन देन होते हैं बड़ी संख्या में, जो डेली आपको डे टू डे हर दिन आपको जो कई तरह के एक्टिविटीज़ के लिए आपको लेन देन होता है बड़ी संख्या में, उसमें क्रेडिट शामिल होता है, लोन शामिल होता है। तो लोन क्या है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो लेंडर है वो आपको बोरोवर से लेता है, सप्लाइज द बोरोवर। लेंडर जो है बोरोवर को सप्लाई करता है क्या, मनी, गुड्स, सर्विसेज, और रिटर्न में क्या लेता है कि भाई फ्यूचर पेमेंट वो करेगा, है ना। तो लेंडर क्या किया है, सप्लाई करता है बोरोवर, जो बोरोवर जो पैसा लेने वाला है ना। तो बोरोवर लेंडर से क्या लेता है, आपको कोई मनी लिया, गुड्स लिया या सर्विसेज लिया, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में पेमेंट करेगा अच्छा खासा, ये उसका प्रॉमिस होता है बोरोवर का, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोन वाला सिचुएशन है। अब इसमें क्या होता है कि दो हम लोग अलग अलग उदाहरण देखने वाले हैं जिसमें कर्ज से किसी का स्थिति अच्छा हुआ, किसी की स्थिति बड़ी बुरी हुई। जैसे देखो, फेस्टिव सीज़न है, इट इज़ फेस्टिव सीज़न 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मेकर सलीम, त्योहारों का टाइम है, सलीम भाई हैं, शू मेकर हैं, उनको एक ऑर्डर रिसीव होता है एक लार्ज ट्रेडर से कि भैया ऐसा है, शहर में ज़रूरत है 3000 पेयर ऑफ शूज़, है ना, आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है, 3000 पेयर ऑफ शूज़ को डिलीवर करो। अच्छा, प्रोडक्शन को सही समय में पूरा करने के लिए सलीम को हायर करना पड़ेगा कुछ मोर वर्कर्स को, क्योंकि भाई ऑर्डर अच्छा खासा काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, तो वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा स्टिचिंग के लिए, पेस्टिंग के लिए, शू मेकिंग में जो प्रोसेस है। साथ में इन्हें परचेज़ करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, चमड़ा वगैरह भी खरीदना पड़ेगा। अपने इन खर्चों के लिए सलीम ने क्या किया, लोन लिया 2 अलग अलग सोर्सेज से। पहला जो है उन्होंने लेदर सप्लायर भाई से बोला, है ना, कि ऐसा है कि तुम हमको सप्लाई करो लेदर, अभी हम तुमको प्रॉमिस करते हैं कि तुमको हम पेमेंट कर देंगे बाद में, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया लेदर सप्लायर से। दूसरा तरीका ये इसने किया कि इसने लोन लिया कैश में लार्ज ट्रेडर से और एडवांस पेमेंट ले लिया 1000 पेयर ऑफ शूज़ का, इस वादे के साथ कि वो डिलीवर कर देगा, डिलीवर करेगा पूरा ऑर्डर इस महीने के अंत तक में। तो सेकंड क्या किया है, फिर से देख लो, सलीम ने क्या किया है कि उन्होंने लोन कैश में प्राप्त करता है, कर्जा वो कैश में प्राप्त करता है लार्ज ट्रेडर से एडवांस पेमेंट के तौर पर, है ना, पहले ही थोड़ा कुछ पेमेंट उसने उठा लिया, ठीक है ना, जिसने ऑर्डर दिया था 1000 पेयर ऑफ शूज़ का, 1000 पेयर ऑफ शूज़ का एडवांस पेमेंट उठा लिया कि भाई कुछ पैसा दे दो हम शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या कि उस पैसे से इसने अपना जो बाकी का अपना 3000 पेयर ऑफ शूज़ है उसको अपना कंप्लीट करने का उसने प्रयास किया। उसने ख़रीदा, रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसने वर्कर रखे, है ना। तो देखो कहाँ से क्या ला रहा है। अच्छा, जो पेमेंट लिया है आपको इससे लेदर सप्लायर से, उसको वादा किया है कि तुमको पूरा का पूरा हम डिलीवर कर देंगे इस महीने के अंत तक में, जो 3000 पेयर ऑफ शूज़ है पूरा पेमेंट कर देंगे। चलो एंड ऑफ मंथ आता है, सलीम एबल होता है कि वो डिलीवर कर पाता है जितना ऑर्डर किया गया था, है ना, वो डिलीवर कर देता है, 3000 शूज़ को डिलीवर कर देता है, आपको टाउन में अच्छा मुनाफा बनाता है और मनी को रीपे कर देता है जिनसे लिया था उसने। तो अच्छा मुनाफा किया, मुनाफे में से जो जिसको दिया अच्छा पैसा बना पाया। अच्छा, इस केस में देखा है सलीम ने क्या किया, भाई सलीम एक क्रेडिट पाया है, आपको लोन पाया है ना। सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर प्रोडक्शन। तो सलीम क्या किया, क्रेडिट पाया, ठीक है, क्रेडिट किस ले लिया, ताकि उसको वर्किंग कैपिटल मिल सके अपने प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। वर्किंग कैपिटल होता है मतलब कैश इन हैंड, ठीक है। क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम।
तो जो इसको लोन के तौर पर जो ये मदद मिली है सही समय पर, इसकी वजह से ये प्रोडक्शन के ऊपर ये खर्च कर पाए, सही समय पर प्रोडक्शन पूरा कर पाया और अपनी अर्निंग्स को यानी अपनी कमाई को भी बढ़ा पाया। तो यहाँ पे क्रेडिट हम क्या देखते हैं कि प्ले ए वाइटल यानी बहुत हेवीली इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल दिखता है इस स्थिति में, है ना। क्रेडिट इनके लिए, सलीम के लिए तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा। दूसरा स्वप्नास प्रॉब्लम देखिए। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है, वो ग्राउंड नट लगाती है, अपने 3 एकड़ ऑफ लैंड पर ग्राउंड नट का खेती करती है। इन्होंने लोन लिया एक मनी लेंडर से ताकि वो खर्चों का कल्टीवेशन पर खर्च कर सके, इस उम्मीद में कि हार्वेस्ट अच्छा होगा और वो अपने लोन को रीपे करके कुछ कमाई कर ले जाएगी। लेकिन मिड वे बीच में ही पता चलता है कि क्रॉप सीज़न मिडवे थ्रू द सीज़न क्रॉप इज़ हिट बाय द पेस्ट, यानी क्रॉप जो है पेस्ट की वजह से आपको बर्बाद होना शुरू हो जाता है और फाइनली क्रॉप फेलियर हो जाता है। स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। कोशिश करती है स्वप्ना कि जो क्रॉप बर्बाद हो रहे हैं उस पर महंगे पेस्टिसाइड को छिड़कने का प्रयास करती है, इससे भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है स्वप्ना कि अनेबल रहती हैं कि मनी लेंडर से जो कर्जा लिया था उसको रीपे कर पाएँ और जो डेप्ट है, कर्ज का जाल है ना, डेप्ट है, वो साल दर साल उसकी अमाउंट को बढ़ाता ही जा रहा है। कर्ज जो है ना, वो ग्रो कर रहा है, वो हर साल और बढ़ते ही जा रहा है सपना पर। नेक्स्ट ईयर सपना ने फिर से फ्रेश लोन लिया ताकि बढ़िया खेती कर सकें। इस साल क्रॉप नॉर्मल रहा लेकिन अर्निंग बहुत नहीं रही कि पिछला भी जो लोन का कर्ज है उसको उतार सकें। इस तरह ये डेप्ट में चली गई, यानी कर्ज में चली गई। उसको अपना कुछ पार्ट ज़मीन का बेचना पड़ा ताकि वो अपने कर्ज को पूरा कर्ज का पैसा उतार सके। तो सपना वाले केस में देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ तो डिज़ास्टर ही हो गया। इन रूरल एरियाज़ द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखो रूरल एरिया में कोई लोन क्यों लेता है, क्रॉप प्रोडक्शन में के लिए ही ज़्यादातर लोग किसान भाई लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट। तो क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें और उसके दाम भी अच्छे खासे होते हैं, है ना, जैसे सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं, वाटर हैं इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई अगर सामान बिगड़ गया, इक्विपमेंट बिगड़ गया तो उसको रिपेयर कराने का, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कॉस्ट अच्छा खासा होता है ना। तो देयर इज़ ए मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाई दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। बहुत ही कम ही मार्जिन होता है। देखो क्रॉपिंग सीजन होता है ना 3 से 4-5 महीने का, तो बहुत कम ही मंथ होते हैं, स्ट्रेच बहुत कम होते हैं कि जिसमें वो कुछ चीज़ खरीद पाएँ और अपने क्रॉप के फूड ग्रेन्स को कहीं बेचें, है ना। तो मतलब इनपुट जैसे होता है ना कि भाई 2-3 महीने का टाइम है, 4-5 महीने का ही टाइम है जो क्रॉपिंग सीज़न है, उसमें वो कोई चीज़ खरीद पाएँ। अगर महंगी है तो वो कहाँ से खरीद पाएंगे और वो कब अपनी क्रॉप को ले जा कर के बेचेंगे, उसका इस्तेमाल करके उस चीज़ों को जो खरीदना चाह रहे हैं। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप के लिए लोन लेते हैं क्योंकि पैसे तो है नहीं इनके पास, ज़्यादातर छोटे फार्मर्स हैं, तो वो क्या करते हैं अनाज लगाने के लिए, क्रॉप लगाने के लिए वो लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं और ये करते हैं सीज़न के शुरुआत में क्रॉप के लगाने के लिए लोन ले लिया और जब हार्वेस्ट हो जाते हैं तो वो रीपे करते हैं अपने लोन को वापस। ये करते हैं क्योंकि जो अनाज हुआ, अनाज को मार्केट में बेचा, पैसा उठाया, है ना, और उससे अपने लोन को, कर्ज को चुकता किया। रीपेमेंट ऑफ लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। तो आप जो किसान जो लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं वो किस बात पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि खेती से आपको कितना पैसा आया। अगर बहुत पैसा नहीं बना तो कर्ज के जाल में जाएंगे, है ना। अगर अच्छा आया तो आप लोन उतार लोगे। अब ये भी देखना होगा कि लोन आप किन चीज़ों से ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके कितना बन रहा है ना। चलिए स्वप्ना के केस में देखिए क्या है भैया। स्वप्ना के केस में, सपना के केस में फेल्यूर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल।
सपना के केस में तो भाई है जो क्रॉप फेलियर हुआ उसमें लोन रिपेमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन, है ना। सपना को कुछ हिस्सा ज़मीन का बेचना पड़ा ताकि कर्ज का जो रकम है उसको चुका सके। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्नाज इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। जो लोन सपना ने लिया था तो उसे उसका बेनिफिट तो नहीं हुआ, स्थिति और ख़राब कर दिया। वो उसका स्थिति को इम्प्रूव होना चाहिए था, उसके अर्निंग्स को अच्छा होना चाहिए था क्रेडिट के थ्रू, जैसे सलीम के केस में था, लेकिन और स्थिति को ख़राब कर दिया, है ना। ये एग्जाम्पल है कॉमनली नोन एज डेब्ट ट्रैप। इसको इसीलिए बोला जाता है डेब्ट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल, है ना। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर्स इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। कभी कभी जो लोन है वो बोरोवर को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहाँ से वापस आना बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होते हैं और कर्ज में डूबते जाते हैं। In one situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. दोनों स्थितियाँ होती हैं। एक स्थिति होती है जिसमें क्रेडिट का इस्तेमाल करके आप अपने अर्निंग्स को अच्छा कर सकते हो, पर्सन और बेहतर कर सकता है। लेकिन दूसरी स्थिति जो सपना वाले में है जिसमें क्रॉप फेलियर होगा, है ना, क्रेडिट और पुश करेगा, लोन आपको पुश करेगा कि आप कर्ज के जाल में उलझ के रह जाएं, पिछला कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं, फ्रेश कर्जा और ले रहे हैं, है ना। टू रिपे हर लोन शी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड, शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ दैन बिफोर। वही वाली बात अर्निंग की, अपने ज़मीन के हिस्से को बेचना पड़ा ताकि अपना पिछला कर्ज भी उतार सके, है ना, पिछला कर्ज जो प्रेजेंट टाइम का कर्ज है वो उतार सके, है ना। whether credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। तो क्रेडिट क्या है, यूज़फुल होगा या नहीं होगा जो लोन है, ये निर्भर करता है कि कितना रिस्क है उस परिस्थिति में, और साथ में वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, और क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है अगर आपको घाटा हुआ है, उस स्थिति में किससे सपोर्ट मिल रहा है कि आपका लोन सेटल किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसीलिए लोन लेने से लोग बचते भी हैं, ये ठीक है। चलो टर्म्स ऑफ क्रेडिट देख रहे हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी लोन लेने के लिए आपको क्या शर्तें ज़रूरी होती है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अमाउंट विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। of the principal. In addition, lenders may demand collateral security against loans। अच्छा, हमेशा जब लोन आपको मिलता है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, समझौता होता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो बोरोवर होगा, जो लोन लेने वाला है, वो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको प्रिंसिपल मनी के साथ वो रीपेमेंट कर देगा लेंडर को, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ लेंडर जो है वो डिमांड कर सकता है कोलैटरल, लोन्स के अगेंस्ट कोलैटरल, मतलब बैंक आपको पैसा दे रही है या मनी लेंडर आपको पैसा दे रहा है, तो पैसा लेके आप भाग तो नहीं जाएंगे, तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ों को एज ए गारंटी कोलैटरल के तौर पर रखना होगा जिसके आधार पर हम आपको कर्ज दे पाए, है ना, यह ध्यान रखेंगे। तो कोलैटरल आपको दिया जाएगा, कोलैटरल होगा तो बैंक आपको उसके एवज में आपको कर्ज देती है। तो कोलैटरल क्या है, ये एक एसेट है, प्रॉपर्टी ही होती है आपकी, जिसको बोरोवर ओन करता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, लाइव स्टॉक यानी कोई कैटल वगैरह भी हो सकता है। डिपॉजिटर विद बैंक्स एंड यूजेस, डिपॉजिट विद बैंक यानी बैंक में आपके कोई डिपॉजिट हो, जैसे सोना जवाहरात अगर रखा होगा बैंक में भी, है ना। यूजेस दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज़ रिपेड। इसको रख करके और प्रोपोर्शनली जितना आप लोन ले सकते हैं, है ना, तो गारंटी कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ता है। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। अगर बोरोवर जो है कर्ज लेने वाला अगर लोन रिपे करने में फेल हो गया तो लेंडर को ये अधिकार होता है कि जो चीज़ रखा गया है एज ए गारंटी के तौर पर, एसेट या कोलैटरल, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ को, उसको बेच करके वो पैसा प्राप्त कर सकता है।
प्रॉपर्टी such as land titles, deposit with banks, livestock are some common example of collateral used for borrowing. अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जैसे लैंड वगैरह है या कुछ आपके बैंकों में डिपॉजिट रखा हुआ है बैंकों के साथ, या लाइव स्टॉक है ना। ये कुछ इस तरह का सामान्य उदाहरण है जिसको कि रखा जाता है आपको कोलैटरल के तौर पर, ताकि पैसा निकाला जा सके, ताकि कर्ज लिया जा सके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाउस लोन देखो, मेघा ने हाउस लोन लिया है, लोन ली है 5 लाख रुपए का, ताकि वो एक घर खरीद सके। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का 12% है। लोन को उसे रीपे करना है, 10 साल में उसको देना है। मंथली इंस्टॉलमेंट्स EMI आएगा, है ना। मेघा को मेघा हैड टू सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। इसके लिए मेघा को बैंक को क्या क्या देना पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उसको दिखाना पड़ा है कि उसका जो नौकरी है उससे जुड़ा हुआ रिकॉर्ड्स उसको दिखाना पड़ा है कि वो कहीं काम करती है, उसकी सैलरी कितनी है ना। और वो पे एग्री करती है कि वो लोन जो कर्ज लेगी बैंक से उसको वो पेमेंट कर देगी, ठीक है ना। बैंक रिटेन्ड एज कोलैटरल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। बैंक क्या करता है, नया जो घर वो खरीदी है उसके पेपर को वो अपने पास रखता है। विच विल बी रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन शी रीपेज द इंटायर लोन विथ इंटरेस्ट। जब मेघा लोन पे कर देगी तो उसको उस घर का लोन और उसका इंटरेस्ट साथ में मेघा जब पे कर देंगी पूरा, तो बैंक नए घर का जो कागज़ है, पूरा रजिस्ट्री का जो भी पेपर होगा घर से संबंधित, वो मेघा को वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हाउस लोन आपको मिलता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेज व्हाट इज़ कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के लिए ज़रूरी शर्तें, यानी लोन के लिए ज़रूरी शर्तें में क्या क्या शामिल होता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, आप क्या कोलैटरल गारंटी के तौर पर रख रहे हो जिस पर आप लोन ले रहे हो, फिर जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कि आप क्या करते हो, कितना आपको रेगुलर इनकम है कि आप पेमेंट कर पाओगे, और मोड ऑफ रीपेमेंट कैसे होगा, यानी EMI बेसिस पर है, क्वार्टरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर कैसे आप रीपेमेंट करोगे। ये सारे बातें आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी आपको एक निगोशिएशन पेपर होता है, एग्रीमेंट होता है बैंक का आपके साथ होगा। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, है ना। ये तो जो आपको टर्म ऑफ क्रेडिट है, देखो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, जो क्रेडिट की जो शर्तें हैं, है ना, जो आपको लोन की जो शर्तें हैं, वो एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे क्रेडिट में परिवर्तन आ जाता है। यानी इसको समझाते हैं, आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है जो अभी ऊपर पढ़े हैं आप, है ना, कि आपको लोन मिलेगा तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी शर्तें हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर एक आपने लोन ले लिया और एक और लोन ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का शर्तें एक जैसा हो, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा सकता है ना। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो होता है कि उसमें ज़रूरी शर्तें होती हैं, लेकिन एक कर्ज लिया गया वो अलग, दूसरा कर्ज लिया गया उसका हो सकता है कि कुछ अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो, वो अंतर आएगा, ठीक है ना। they may be vary depending on the nature of lender and the borrower। ये शायद इस पर भी निर्भर करेगा कि borrower यानी जो कर्ज लेने वाला है और lender जो कर्ज देने वाला है उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है ना, किस नेचर के हैं ये दोनों। नेक्स्ट सेक्शन we will provide example of varying term of credit in different credit arrangement। तो different credit arrangement का different credit arrangements, अलग अलग जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स होता है वो किस तरह का होता है, लोन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलता है, उसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, कुछ हम लोग उदाहरणों के साथ समझेंगे अभी आगे, ठीक है। चलो, दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर। देखो बैंक से लिया, मनी लेंडर से लिया, रिलेटिव से लिया, किससे ले रहे हैं, कौन दे रहा है आपको पैसा, है ना, ठीक है। बोरोवर कौन है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, खेती करने वाला किसान है, मतलब उसका रेगुलर जॉब है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी में वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। देखो क्रेडिट अरेंजमेंट क्या क्या है। एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज, रोहित और रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। रोहित और रंजन अभी उन्होंने टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पढ़ करके ख़त्म किया है, उन्होंने क्लास में उसे पढ़ा। दे वेयर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट दैट एग्जिस्टेंस इन देयर एरिया। जानने के बड़े इच्छुक हैं कि क्रेडिट अरेंजमेंट क्या क्या होते हैं, अपने क्षेत्र में क्रेडिट अरेंजमेंट क्या क्या हैं, उन्हें जानना चाह रहे हैं ये लोग, बहुत बेचैन हैं। हु वर द पीपल हु प्रोवाइड क्रेडिट, ये कौन है जिन हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, जिनको लोन दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। हु वर द बोरोवर्स, कौन हैं जो लोन लेने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है कि कौन क्रेडिट देता है और कौन कर्ज लेने वाला है। व्हाट वेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लेने के शर्तें क्या हैं। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज। इसके लिए उन्होंने निर्णय किया कि गांव में कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या बोलते हैं देखा जाए, उसको लिखा जाए, है ना। 15 नवंबर 2016 वी हैड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स वेयर मोस्ट फार्मर एंड लेबरर्स would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shamal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. तो डायरेक्टली इन लोगों ने फील्ड्स पर पहुँचे जहाँ फार्मर लेबरर्स काम कर रहे थे, है ना, और वो पोटैटो क्रॉप लगी हुई थी उस फील्ड पर। यहाँ पर मुलाकात होती है शामल से, एक छोटा फार्मर है सोनपुर का, छोटा सा इरिगेटेड विलेज है, छोटा सा सिंचाई वाला विलेज है। श्यामल टेल्स अस, श्यामल भाई साहब हैं, टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड। श्यामल को हर एक सीज़न उन्हें लोन की आवश्यकता होती है अपने 1.5 एकड़ ऑफ लैंड पर खेती करने के लिए, ठीक है। टिल ए फ्यू ईयर्स बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, यानी 60% पर एनम। बाप रे, है ना। देखो ये कुछ साल पहले तो श्यामल भाई साहब ने बोरो किया था मनी, कर्जा लिया था किससे, मनी लेंडर से, यानी गांव में साहूकार वगैरह होते हैं ना, तो उनसे इंटरेस्ट रेट लिया 5% पर मंथ के हिसाब से, यानी 60% पर एनम के हिसाब से। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स श्यामल हैज़ बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर इन द विलेज एट द इंटरेस्ट ऑफ 3% पर मंथ। अभी श्यामल क्या है कि एग्रीकल्चरल ट्रेडर से जो ले रहा है ना, बोरो कर रहा है, कर्ज ले रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 3% पर मंथ पर। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। तो जब क्रॉपिंग सीजन की शुरुआत होती है, जब क्रॉप लगाए जाने वाले होते हैं, तो ट्रेडर जो है, जो एग्रीकल्चरल ट्रेडर है, वो क्या करता है, सप्लाई करता है फार्म इनपुट, यानी खेती से जुड़े हुए जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको देता है, वो लोन के तौर पर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, श्यामल को। विच इज़ टू बी रीपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। तब इस एवज में कि जब रीपेमेंट उसे वापस मिल जाएगा एग्रीकल्चरल ट्रेडर को, जब क्रॉप हार्वेस्ट के लिए यानी कटाई के लिए रेडी हो जाएगी। तो अच्छा, बिसाइड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन द ट्रेडर ऑल्सो मेक्स द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। अच्छा, इंटरेस्ट जो चार्ज तो करता ही है लोन पर, है ना, लोन पर जो इंटरेस्ट तो चार्ज करता है, लेकिन ट्रेडर फार्मर से ये प्रॉमिस लेता है कि जो क्रॉप होगा वो उन्हीं को बेचे। ट्रेडर ऑल्सो मेक्स द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम, है ना, कि फार्मर अपने जो क्रॉप है वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर को ही बेचेगा। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज़ रीपेड प्रॉम्प्टली। इसलिए ट्रेडर ये इंश्योर करता है ट्रेडर कि इस तरह से मनी ज़्यादा जल्दी वापस प्राप्त हो सकता है ना, इसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। कैसे ट्रेडर क्या कर रहा है,
जो श्यामल जैसा फार्मर है उसको लोन तो दे रहा है, ठीक है, लोन पर 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, और फार्मर को ये प्रॉमिस करा रहा है कि जब फार्मर प्रोडक्शन कर लेगा क्रॉप का तो वो क्रॉप फार्मर बेचेगा उसी ट्रेडर को वापस। तो ये जो व्यवस्था किया है ट्रेडर ने, ये इसलिए क्योंकि जब उसके पास वापस आएगा वो क्रॉप जो है ना, फूड ग्रेन, इससे वो जल्दी अपना पैसा निकाल सकेगा इंटरेस्ट के साथ। चलो, दिस वे द ट्रेडर कैन श्योर दैट द मनी इज़ रिपेड प्रॉम्प्टली, जल्दी से जल्दी पैसा वापस मिल जाएगा। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज़ एबल टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट ए लो प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइस हैज़ रिजन। और साथ में देखो दिमाग क्या लगा रहा है ट्रेडर कि क्रॉप प्राइसेस उस समय में बड़ा कम होता है ना, यानी हार्वेस्ट के बाद देखो, ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी कटाई के वक्त या कटाई के बाद जो क्रॉप प्राइसेस होते हैं वो बड़े कम होते हैं। तो ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे मुनाफा कमाता है, क्योंकि वो खरीदता है क्रॉप को बहुत कम कीमत पर फार्मर से और उसे बेचता है बाद में जब प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में तब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जिनसे मुलाकात होती है इनका रोहित और राजन का, वो है अरुण, हु इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑन वन फार्म लेबरर, है ना। अरुण जो कि सुपरवाइज़ करते हैं एक फार्म पर। चलो, अरुण हु इज़ सुपरवाइजिंग, तो यहाँ पे एक फार्म लेबर के तौर पर अरुण है, उनके काम का निरीक्षण करते हैं, ठीक है ना। अरुण जो कि फार्म लेबरर हैं, उनके काम का निरीक्षण किया जाए। अरुण एक के पास 7 एकर्स ऑफ लैंड है और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन। तो ये कुछ ही ऐसे लोग हैं सोनपुर गांव के जो बैंक से लोन प्राप्त करते हैं अपने खेती के लिए। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 8.5% पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट जो है, जो बैंक से प्राप्त होता है लोन पर, वो उसका इंटरेस्ट बनता है सिर्फ 8.5% ईयरली पर एनम, और रीपे किया जा सकता है कभी भी अगले आने वाले 3 सालों में कभी भी पे कर सकते हैं। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द क्रॉप। अरुण ने ये तय किया कि वो अपने लोन का रिपेमेंट करेगा जैसे ही वो अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेता है और क्रॉप का एक पार्ट को बेचेगा, ठीक है ना, हार्वेस्ट करके, ठीक है ना, एक पार्ट को बेचेगा और उस पैसे से वो लोन को रिपेमेंट करेगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन ए कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, उसके बाद उसने तय किया, अरुण ने ये तय किया कि वो क्या करेगा, स्टोर करेगा कुछ हिस्सा पोटैटो को, रेस्ट ऑफ द पोटैटो, बचे हुए जो पोटैटो हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखेगा, है ना, और फिर से फ्रेश लोन अप्लाई करेगा बैंक को ताकि अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट, ताकि कोल्ड स्टोरेज का जो भी खर्चा है उसको भी पूरा पेमेंट कर सके। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। बैंक इस तरह का सुविधा किसानों को देता है जो क्रॉप लोन लेता है सीधे बैंकों से। यहाँ पे अरुण क्या कर रहा है कि एक तरफ तो बैंक से लोन लिया 8.5% मात्र पर और अगले 3 साल में कभी पेमेंट कर सकता है, लेकिन अरुण ने तय किया कि वो अपने क्रॉप का एक हिस्से का हार्वेस्ट करके और एक हिस्से का वो इस्तेमाल करेगा बेच करके पैसा लोन को रीपे करने के लिए। और उसने तय किया कि जो बचा हुआ बाकी पोटैटो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देगा ताकि बचा रहे उसके पास, और अप्लाई करेगा फ्रेश लोन के लिए, ठीक है ना। कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो रखा है ताकि उसको सही समय में बेचेगा, ठीक है ना, और अप्लाई करेगा फ्रेश लोन आपको, ठीक है, नया लोन के लिए अप्लाई करेगा। अच्छा, हाँ, इसके बाद बैंक ऑफर करता है ऐसी फैसिलिटी, चलो ठीक है। अच्छा, रामा इज़ वर्किंग इन ए नेबरिंग फील्ड। देखो, रामा जो है नेबरिंग फील्ड में काम करते हैं। शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर, खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करती हैं। देयर आर सेवरल मंथ्स इन ए ईयर व्हेन रामा हैज़ नो वर्क। ऐसे बहुत सारे महीने हैं जहाँ पर रामा के पास कोई काम नहीं होता, तो उसे ज़रूरत है क्रेडिट का, यानी लोन का, ताकि वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, खर्चों को पूरा कर सकें। तो जो खर्चे हैं
जो ऑन सडन इलनेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर ऑल्सो मेड थ्रू लोन्स। तो देखो जो आपको बीमारियां हैं या जो बहुत सारे फंक्शंस हैं परिवार में जो कार्य होते हैं, है ना, वो कई बार क्या होते हैं उनके खर्चे भी लोन से ही पूरे होते हैं। रामा जो कि डिपेंडेंट है आपको एम्प्लॉयर पर, अपने जो काम देने वाले हैं उस पर टोटली डिपेंडेंट है। एक मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर का, है ना, उस पर डिपेंडेंट है। फॉर क्रेडिट यानी लोन के लिए उस मीडियम लैंड ओनर पर रामा डिपेंडेंट है जो कि उसको काम देता है। ठीक है, अब देखिए लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। वो लैंड ओनर जो है वो कितना चार्ज कर रहा है, 5% पर मंथ आपको चार्ज कर रहा है। रामा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। रामा किसी तरह वर्क करती है लैंड ओनर के लिए और पैसे को रीपे करती है। ज़्यादातर समय रामा फिर से फ्रेश लोन लेती है और बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रिपेयर्ड, यानी पिछला लोन क्लियर हुआ नहीं कि उसको फ्रेश लोन लेना पड़ता है रामा को। एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000। इस तरह से करते हुए लैंड ओनर को देना है रामा को कितने रुपए, 5,000। मतलब अभी भी पिछला पूरा नहीं दिया पा रहा है और फ्रेश लेते जा रही हैं, डेब्ट ट्रैप में जा रही हैं। दो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम। लैंड ओनर उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता, वो वहीं पर काम भी कर रही हैं क्योंकि ताकि उसको लोन मिलता रहे, ठीक है ना, और जब भी उसको ज़रूरत होगा रामा को उनसे लोन उनको मिलता रहे। रामा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। यानी रामा ये बताती हैं कि जो लैंडलेस पीपल हैं, यानी जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं सोनपुर में, उनको लोन सिर्फ़ और सिर्फ बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो हैं या मीडियम साइज़ के लैंड ओनर्स जो हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब देते हैं वहाँ पे मज़दूरों को, उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर। तो यहाँ पे कर्ज का जाल वाला स्थिति है, देख रहे हैं। तो आपने इस वाले पूरे स्टोरी में आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि श्यामल का स्टोरी हो, चाहे आपके इसमें अरुण का स्टोरी हो, रामा का स्टोरी हो, इसमें अगर हम लोकल किसी से लेते हैं, अगर लोन लेते हैं तो उस पर मंथ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जबकि बैंक से अगर लेने पर 8.5% पूरे साल भर में, वो भी 3 साल में कभी भी पेमेंट करो। तो आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह के बोरोवर हैं और कौन लेंडर है। जो यहाँ पीछे लिखा हुआ था ना, वो इस कंडीशन से आप समझ पाए होंगे, है ना। ट्रेडर दे रहा है तो ख़रीद भी रहा है आप ही से, और आपको 3% के हिसाब से, तो अपना अपना सब कोई मुनाफा देख रहा है। तीनों स्टोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, जो सहकारी संस्थाएं होती हैं। बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव। बैंकों के अलावा जो और ऐसी संस्था और भी हैं जो कि आपको बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बोलिए। जो कोऑपरेटिव पूल होता है उसके सदस्य जो होते हैं, है ना, मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव, जो सहकारी संस्थाएं हैं, उनके सदस्य क्या करते हैं, पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। वो क्या करते हैं कि किसी क्षेत्र के में अगर कोई कोऑपरेटिव है तो वो पूल अप कर देता है, वो वहाँ पे रिसोर्स जितने भी है, लैंड हो सकते हैं, इरिगेशन के लिए वाटर हो सकता है, वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है उसको पूल अप कर दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपने ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव। बहुत तरह तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं, है ना, जो मदद करते हैं अपने लोगों के लिए। जैसे फार्मर्स की मदद के लिए फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं, वीवर बुनकर कताई जो कपड़े बनाते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव, इंडस्ट्री के लिए वर्कर्स का कोऑपरेटिव है ना। इस तरह से कृषक कोऑपरेटिव, है ना, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो कृषक कोऑपरेटिव हैं जो सोनपुर विलेज से बहुत दूर नहीं है, अब वहाँ पर वो फंक्शन करता है।
करीब 2300 फार्मर्स इनके मेंबर हैं, देख लो, मतलब किसान ही लोग होंगे ना उसके सदस्य, है ना। ये मिला करके आप अपने में एक कोऑपरेटिव बनाते हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर विथ दीज डिपॉजिट्स आर कोलैटरल द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। अच्छा, ये क्या करते हैं जो कोऑपरेटिव हैं, ये अपने मेंबर्स से डिपॉजिट जमा को एक्सेप्ट करते हैं, और इन जो डिपॉजिट्स है यानी हर जो किसान है या जो भी मेंबर है वो थोड़ा थोड़ा अपने शक्ति के अनुसार डिपॉजिट किया। अब थोड़ा थोड़ा करके जो डिपॉजिट बना उसके आधार पर ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, उन डिपॉजिट के आधार पर तो उसको कोलैटरल यानी एक संपत्ति के तौर पर रख करके कोऑपरेटिव क्या करते हैं, बैंकों से बड़े बड़े लोन लेते हैं, ठीक है ना, लार्ज लोन लेते हैं। दीज फंड आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर, और ये जो फंड लोन जो प्राप्त किया बैंक से कोऑपरेटिव ने उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने सदस्यों को ज़रूरत के अनुसार लोन प्रोवाइड करते हैं। एक बार जब लोन दे दिया गया, ठीक है ना, एक बार को जब लोन रीपे कर दिया गया तो अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस। अच्छा, लोन प्रोवाइड किया कोऑपरेटिव्स ने, क्या किया, ज़रूरत भर जिसको जो ज़रूरत है उनको दिया गया, लोन किसानों को दिया गया। किसान ने बहुत सस्ते कीमत पे होता है, इसीलिए सक्सेसफुली किसान फिर उसको रीपे कर देता है अपने कोऑपरेटिव को वापस, लोन को इंटरेस्ट के साथ, बहुत नॉमिनल होता है। तो फिर जब वापस आता है तो फिर कोऑपरेटिव क्या करता है, उस लोन को तय समय पर वापस कर देता है बैंक को। बैंक से जब वापस हो जाता है तो फिर फ्रेश लोन के लिए कोऑपरेटिव फिर बैंक को पहुंचता है फिर दोबारा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आपस में पूल अप करके चीज़ें चलें। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, है ना। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड करता है, कर्ज प्रोवाइड करता है जिससे कि एग्रीकल्चर में जो भी मशीनों का इस्तेमाल है उससे जुड़े हुए वस्तुओं का, है ना, वो परचेज़ किया जा सके, है ना। लोन फॉर कल्टीवेशन एग्रीकल्चरल ट्रेड, यानी खेती के लिए लोन देते हैं। एग्रीकल्चरल ट्रेड यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय, खरीद बेचना अनाज का, उसके लिए भी आपको दिया जाता है लोन। फिशरी लोन, मत्स्य पालन के लिए लोन, आपको हाउस बनाने के लिए, फिर बहुत सारे खर्चों से जुड़े हुए जो लोन है वो दिए जाते हैं कृषक कोऑपरेटिव के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, गांव में ये प्रैक्टिस होता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हैं हम लोग। अब देखिए, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, हम लोग पैसा दो तरीक़ों से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर क्या है, जिससे कि हम लोग पैसा ऐसे लोन के तौर पर लेते हैं। देखो, वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वेंशनली यानी पारंपरिक तौर पर ग्रुप होता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। यानी दो तरीक़ों से हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जो एमंग द फॉर्मर आर लोन, फॉर्मल सेक्टर जो होता है वो उसमें कौन कौन होता है, लोन हम प्राप्त करते हैं फॉर्मल सेक्टर से, जैसे बैंक हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, है ना। और इनफॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं उसमें मनी लेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, और भी हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो ग्राफ 1 आप देखेंगे, इसमें ये दिखाया गया है कि जो वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट है रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपको क्रेडिट लोन के लिए आपको देखिए, रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2012 का डेटा है, तो कहाँ कहाँ से कितना परसेंट से आपको मिलता है। मनी लेंडर से सबसे ज़्यादा है, फिर रिलेटिव फ्रेंड से कम है, उससे बहुत कम है। नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है जो 2% मात्र है। कमर्शियल बैंक अच्छा रोल कर रही हैं, कोऑपरेटिव बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही, गवर्नमेंट का बहुत स्कीम बहुत कम है, 1% है। तो ये आपको दिखाता है। चलिए, इन you can see the various source of credit to rural household in India is more credit coming from the formal sector or the informal sector। अब आप इसमें देखो कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर किससे सबसे ज़्यादा आ रहा है ना। तो देखो, कमर्शियल बैंक जो है ये फॉर्मल सेक्टर है और मनी लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर है ना। तो मनी लेंडर 33% और 25% आपका फॉर्मल, तो 33% ज़्यादा अभी भी इस पर निर्भर है किसान हमारे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है, यानी
चेक करता है, स्क्रूटनी करता है, ऑब्जर्व करता है ना। द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, तो फॉर्मल सोर्सेज यानी बैंकों पर कोऑपरेटिव जो लोन देती हैं उसको चेक एंड बैलेंस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रेपो, रिवर्स रेपो वगैरह होता है इकोनॉमिक्स में। फॉर इंस्टांस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी पढ़े भी हैं और इस बारे में जानते भी हैं कि बैंक क्या करती है, मिनिमम कैश मेंटेन करती है हर दिन, ठीक है ना। जितना वो रिसीव करते हैं डिपॉजिट के तौर पर, यानी जो हम गए, हमने बैंक में डिपॉजिट किया अपना पैसा, हमारे जैसा लाखों लोग डेली जाएंगे बैंक, है ना, पैसा जमा करेंगे, तो एक निश्चित रकम रख करके मिनिमम कैश बैलेंस को बचा करके और बाकी को हटा लेती हैं। तो बाकी जो हटा लेती है वो लोन एक्टिविटी करते हैं, और जो मिनिमम बैलेंस को रखी हुई है वो उसको बचा के रखती है कि कोई आता है विड्रॉ करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, तो उसको दे सकते हैं। RBI मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, तो RBI हमेशा मॉनिटर करते रहती है कि बैंक कितना कैश बैलेंस मिनिमम में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जितना डिपॉजिट हुआ वो रखे रहें, उसी को ही अगले दिन भी उसी से बिजनेस करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनिमम 15% का बताया गया है, नियम है। सिमिलरली द RBI sees that the bank gives loan not just to profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industry। तो RBI ये भी देखती है कि बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और ट्रेडर्स को ही सिर्फ लोन ना दे। लोन सिर्फ बैंकों का काम देखो प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन इसके अलावा उसको सोशल वेलफेयर भी करना है, समाज सेवा भी करना है ना। तो प्रॉफिट मेकिंग अपनी जगह पर है, साथ में लोगों के मतलब क्या बेहतर हो सकता है वो भी ध्यान रखना है। तो RBI ये बैंकों पर नज़र रखती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए लोन ना दें आपको बिजनेसेस को या ट्रेडर्स को, बल्कि उनको बैंकों को देना चाहिए, स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी, छोटे छोटे जो किसान हैं उनको भी देना चाहिए पैसे, लोन देना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे छोटे आपको जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जो छोटे छोटे कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको भी देना चाहिए, से लेकर के छोटे जो कर्ज लेने वाले हैं उनको भी, है ना। यानी सबको लोन मिलना चाहिए, सिर्फ बड़े बिजनेस को ही नहीं, इंडस्ट्री को ही नहीं। पीरियडिकली यानी समय समय पर बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट। तो पीरियडिकली बैंक को क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन RBI को सबमिट करना पड़ता है कि किनको उन्होंने लोन दिया, कितना लोन दिया, और इंटरेस्ट रेट उन्होंने क्या रखा है बैंकों ने, ये सारी जानकारी देना पड़ता है। देखो अगर RBI नहीं होगा तो बैंक मनमानी करेंगे। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। देखो कोई भी, ये तो फॉर्मल सेक्टर है तो RBI यहाँ नज़र रखे हुए है, निगरानी करता है, लेकिन जब आप इनफॉर्मल सेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे जो भी क्रेडिट एक्टिविटी होती है, लेन देन होता है, उस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सुपरवाइज करने वाला, कंट्रोल करने वाला, है ना। वो जो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा कर देना चाहे, एक्सप्लॉइट करना चाहे, वो कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का चूज़ देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। यहाँ तक कि जो कोई है ही नहीं उनको रोकने वाला इनफॉर्मल सेक्टर में कि ये लोग कैसे पैसा वापस लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं, है ना, बेच देते हैं बिना बताए। तो ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में लोन देने वाले, तो कोई है ही नहीं इनको रोकने वाला। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज ए मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट on loan, thus the cost to the borrower of informal loans is much higher। तो हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में लोन का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हायर होता है। तो बॉरोवर पूरी तरह से लोन पेमेंट रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रीपेमेंट में उसकी हालत ख़राब हो जाती है ना। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स मीन्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर
इज़ यूज टू रिपे द लोन, है ना। हेंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ एज वी सॉ फॉर श्यामल इन सोनपुर। तो अगर हम बहुत बड़े मात्रा में बोरो करते हैं, लोन बोरो करते हैं आप, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी अर्निंग्स हो गए तो उतना ही मात्रा में आपका लोन रीपेमेंट करने में आपको निकल जाएगा विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे बहुत कम ही इनकम जनरेट हो पाता है, बोरोवर बहुत कम ही पैसा मुनाफा बना पाते हैं। श्यामल के केस में देखिए, सोनपुर गांव के श्यामल के केस में देखिए, है ना। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज़ ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोवर। कई ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं बोरोइंग पर, यानी जितना कर्ज लिए गए हैं उस पर इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि मतलब हालत ये है दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज़ ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोवर। यानी जितना इनकम होना है बोरोवर का, यानी कर्ज लेने वाले का जितना इनकम होना है उससे ज़्यादा तो आपका लोन और इंटरेस्ट बिल के, यानी अगर मान लीजिए मैंने 50 रुपया लिया, 50 रुपया लिया और उस पर लोन है 10 रुपये का, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 रुपया 50 रुपया और कमा ले जाऊँगा उससे, ठीक है ना, 50-60 रुपया। पता चला कि जितना मैंने लोन लिया हुआ है और जितना मुझे पेमेंट करना है ना, वो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा हो जाएगा। पता हम 50 रुपया का मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन हमको 60 रुपया देना पड़ रहा है आपका कर्ज, ठीक है ना। 50 रुपया मैंने उठाया कि 50 रुपया और कमाऊँगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है 15%, 20%, ठीक है, कि पता चला कि जितना हम कमाना चाह रहे थे उससे ज़्यादा आपका लोन इंटरेस्ट जोड़ करके हमको देना पड़ रहा है। तो कहाँ मुनाफा हुआ मेरा, है ना। तो इन सर्टेन केसेस द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड, जो अमाउंट आप वापस करोगे ना वो ज़्यादा होगा, बोरोवर के इनकम जो होगा उससे ज़्यादा ही होगा लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट एज वी सॉ फॉर रामा इन सोनपुर। तो इसी वजह से डेप्ट यानी कर्ज बढ़ता जाता है, ठीक है। रामा के केस में सोनपुर में हम लोगों ने देखा कि वो कर्ज के जाल में फंसते चली गई, पिछला निकला नहीं कि फ्रेश लेना पड़ रहा है क्रेडिट, और हालत ये है कि ये पूरी तरह से एक साइकिल बन गया। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन इंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कई बार क्या होता है, लोग चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करें, कुछ नई इंटरप्राइजेस कंपनी खोलें, इंटरप्राइजेस खोलें, है ना, कुछ इंस्टीट्यूशन खोलें। इसके लिए वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि इतना हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कि उनका सारा पैसा कर्ज में वो चुकाने में ही निकल जाता है। चलो इसी सब रीजंस की वजह से बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो पैसा वो लेंड करें, वो पैसा कर्ज के तौर पर दे, वो क्रेडिट प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, हायर इनकम्स होंगी, अच्छे इनकम लोगों के बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो कर सकेंगे, सस्ते और कई तरह के अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकेंगे। मतलब वो कर्ज ले सकेंगे, सस्ता कर्ज ले सकेंगे और अपने बहुत सारे तरह की चीज़ों का ज़रूरतों को पूरी कर सकेंगे। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिज़नेस, वो क्रॉप्स ग्रो कर सकेंगे, बिज़नेस कर सकेंगे, अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर पाएंगे, है ना। ये अपने नए इंडस्ट्रीज़ या ट्रेड बहुत तरह के वस्तुओं का उत्पादन कर पाएंगे। तो चीप और अगर सस्ती और अफोर्डेबल यानी वहन कर सकने योग्य अगर हमको क्रेडिट मिलता है तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखो आपने अभी पढ़ा था ना इसके केस में जिसने 8.5% ईयरली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जिसने बैंक से लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, जिसको 3 साल में वो कभी भी चुकता कर सकता है। तो अगर हम सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट अगर अवेलेबल कराएंगे तो लोग डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो जब डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो इसमें नेशनल इनकम बढ़ेगा या और जीडीपी में इनका रोल अच्छा बढ़ेगा। तो इस तरह से वो कंट्री का भी इनकम डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे जुड़े हुए हैं।
चलो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर देख लो एक बार। ग्राफ 2 देखो, ये रहा ग्राफ 2, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा कि कितना परसेंट किस में कहाँ पर कितना दिया जाता है। तो ग्राफ 2 शो कर रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरिया। तो हम यहाँ शहरों की बात करेंगे। तो अर्बन एरियाज़ में कौन कौन सा सोर्स है, कौन कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी जो क्रेडिट हमें कर्ज मिलता है, लोन हमें मिलता है, उसका फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स क्या है, कहाँ से हमको मिलता है शहरों में कर्ज। तो पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो लोगों को 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया है, 4 अलग अलग ग्रुप्स में तोड़ दिया गया है। पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर, जैसे अमीर गरीब जो हैं आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। You can see that 85% of loans taken by the poor household in the urban areas are from informal sources. 85%, ये देखो पहला वाला देखो, 85% जो पुअर हैं, 85% जो लोन है आपको जो लिया जा रहा है पुअर हाउस के द्वारा, है ना, वो आपको अर्बन एरिया में कहाँ से आ रहा है, इनफॉर्मल सोर्सेज से, इनफॉर्मल सोर्सेज से। देखिए 85% पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सोर्सेज से। अच्छा, ओनली 10%, व्हाट डू यू फाइंड, ओनली 10% ऑफ देयर लोन आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। नहीं, यहाँ पे कंपेयर दिस विथ रिच अर्बन हाउस होल्ड। तो अगर हम लोग रिच हाउस होल्ड से कंपेयर करेंगे, ये देखो रिच हाउस होल्ड, रिच हाउस होल्ड यहाँ पे रहा, ये पुअर हाउस होल्ड हो गया, ये रिच हाउस होल्ड। तो रिच हाउस होल्ड में देखिए 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो रिच हाउस होल्ड वाले मात्र सिर्फ 10% ही आपको कहाँ से उठा रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से। देखो ब्लू है इनफॉर्मल, पर्पल है फॉर्मल। तो सिर्फ 10% इनफॉर्मल सोर्सेज से उठा रहे हैं, जबकि 90% वो फॉर्मल सोर्सेज से उठा रहे हैं, बैंक वगैरह कोऑपरेटिव से ही उठाते हैं। सिमिलर पैटर्न हम लोगों ने देखा, हम लोग देखते हैं रूरल एरियाज़ में, है ना। सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज़, जहाँ पे रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट, है ना। जो अमीर घर हैं आपको वो सस्ते लोन्स प्राप्त करते हैं, क्रेडिट प्राप्त करते हैं फॉर्मल लेंडर से। देखो फॉर्मल लेंडर से, वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग। और पुअर हाउस होल्ड है उनको बहुत अच्छा खासा रकम पैसा देना पड़ता है आपको बोरोइंग पर, यानी जो भी कर्ज वो लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज। यही सिमिलर पैटर्न रूरल एरिया में है। रिच हाउस होल्ड जो गाँव के जो रिच हैं, जो अच्छे खासे खुशहाल परिवार हैं, अमीर हैं, है ना, वो अवेल करते हैं चीप क्रेडिट, सस्ता क्रेडिट पाते हैं फॉर्मल लेंडर से, ठीक है, फॉर्मल लेंडर से। और जो गरीब बेचारे गरीब हैं वो क्या करते हैं, वो पाते हैं कर्ज, उस पर ज़्यादा उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। चलो व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट। तो ये क्या हमें बताता है, फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट। तो हमें ये क्या सुझाव देता है, व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट। फर्स्ट, पहला, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। यानी फॉर्मल सेक्टर से अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके जो टोटल क्रेडिट नीड है, जितने उनको लोन चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को, उसका सिर्फ आधा ही अभी भी फॉर्मल सेक्टर से मिल पा रहा है, ठीक है ना। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो और जो बचा हुआ जो है वो आपको इनफॉर्मल सोर्सेज से आपको हो रहा है। देखो यहाँ पर हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, है ना। तो आपको जो इनफॉर्मल से 53% और फॉर्मल से देखो 47%, है ना। और जो अच्छे खासे वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे देखो, हाँ वहाँ पे देखो 28% आपको इनफॉर्मल सेक्टर से और 72% जो है फॉर्मल सेक्टर से, जो रिच हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो देखिए, है ना। तो यहाँ पे यही बताया है कि फॉर्मल सेक्टर के लिए जो फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स, फॉर्मल सेक्टर से जो लोन अभी भी जो क्रेडिट है अभी भी वो आधा ही लगभग मिल पा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, और जो बाकी का है वो
रिमेनिंग जो है वो इनफॉर्मल, यानी मनी लेंडर हो गए, रिलेटिव हो गए, फैमिली हो गए, है ना, साहूकार हो गया, है ना, उससे। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई रेट इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। बहुत जो ज़्यादातर जो लोन इनफॉर्मल लेंडर्स जो देते हैं, इनफॉर्मल लेंडर्स जो साहूकार वगैरह लोग हैं होते हैं, वो बड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बहुत कुछ नहीं करते हैं, बहुत थोड़ा ही कुछ करते हैं कि जिससे कि बोरोवर का इनकम इंक्रीज़ हो, है ना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही नहीं करेंगे, अलग से कुछ सहायता राशि देंगे ही नहीं, है ना, उनको तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग से मतलब होता है। Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in the rural area। तो इसीलिए ज़रूरत है कि जो भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, वो अपनी लेंडिंग यानी कर्ज देना उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको देना चाहिए रूरल एरियाज़ में, है ना, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, स्पेशली जो किसान वगैरह हैं, उनका इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंसी कम से कम की जा सके। सेकेंड, फॉर्मल सेक्टर जो लोन है उनको बढ़ाया जाना चाहिए, नीड टू एक्सपैंड। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन्स। फॉर्मल सेक्टर से जो भी लोनिंग हो वो सभी को प्राप्त हो। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट। अभी वर्तमान में देखें तो रिचर हाउस होल्ड है वो ज़्यादातर आपको फॉर्मल सोर्स से आपको क्रेडिट पाता है, और जो पुअर है उसको डिपेंड होना पड़ता है अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेस पर। तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट, ये इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फॉर्मल सोर्स से जो क्रेडिट लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सभी को इक्वली समानता के आधार पर, जिससे कि पुअर इसका बेनिफिट उठा सके, है ना, सस्ते लोन को का बेनिफिट उठा सके। बैंकों से जो मिलेगा वो सस्ता ही होगा। चलो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने लोगों की मदद करता है, नाम से ही क्लियर है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अभी हम लोगों ने पिछले ही सेक्शन में देखा है कि जो गरीब बेचारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, वो अभी भी निर्भर हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पर लोन के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैंक्स हर जगह नहीं है, रूरल एरियाज़ में तो स्पेशली अब धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन हर जगह अभी बैंक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही मतलब बाहर ही हैं अभी। तो इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। अच्छा, आप देख लो, बैंक अगर हूँ भी गांव में, तो बैंक से जाकर के लोन लेने में इतना ज़्यादा परेशानी होती है। आज ये सच्चाई है कि बैंकों से लोन लेने का मतलब बहुत टेढ़ा खीर है। इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, इतना ज़्यादा कोलैटरल मांगेंगे, इतने बार आपको दौड़ाएंगे कि इससे जल्दी तो आपको इनफॉर्मल सोर्स से आपको लोन मिल जाता है। साहूकार के पास चल जाइए, वो तुरंत दे देगा, है ना। हम लोगों ने मेघा के केस में देखा कि बैंक चाह रहा है कि अगर वो लोन देगा, बैंक लोन देगा, लेकिन उसको बैंक चाह रहा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, फिर कुछ गारंटी के तौर पर मेघा रखे, क्या कोलैटरल के तौर पे। वो अपने गरीब वो कहाँ से रख पाएगी कुछ, है ना। अगर कोलैटरल नहीं है, कोलैटरल अगर नहीं है तो किसी को अब मतलब गारंटी के तौर पे कुछ रखना ही पड़ेगा। कोलैटरल के तौर पर भी थोड़ा देर पहले बोलें, इसी वजह से ना होने की वजह से, कोलैटरल के ना होने की वजह से बहुत सारे गरीब हैं वो बैंक से लोन नहीं पाते हैं। ये गलत है। इनफॉर्मल लेंडर्स जो मनी लेंडर हैं, इनफॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं जिसमें लेंडर जो कर्ज देते हैं, उसमें जैसे मनी लेंडर्स हैं, वो दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि वो बोरोवर को पर्सनली जानते हैं, है ना। वो जानते हैं कि ये यहाँ रहता है, इसके परिवार में ऐसे ऐसे हैं, तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा गारंटी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता है। जानता है कि इसका घर यहीं पर है, तो वो लोन दे देता है। और विलिंग एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलैटरल। इसीलिए वो कोलैटरल के बगैर मनी लेंडर क्या करता है, दे देता है, क्योंकि वो जान रहा है बोरोवर को। द बोरोवर कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग। और बोरोवर कभी भी चाहे तो, ज़रूरत पड़े तो, वो मनी लेंडर के पास कभी भी पहुंच सकता है ना।
विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन, मतलब अन्य लोन के लिए भी फिर से दोबारा जा सकता है बगैर पिछला लोन क्लियर किए। मतलब अगर भी लोन पिछला क्लियर नहीं है और लोन चाहिए है ना, या अगर कुछ और ज़रूरतों के लिए वो मनी लेंडर के पास जा सकता है। बैंकों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट। देखो मनी लेंडर बहुत चार्ज करते हैं, अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कोई रिकॉर्ड इस तरह का नहीं रखते हैं ट्रांजैक्शन का, लेन देन का, और जो गरीब जो कर्ज लिए हैं उनको खूब ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, खूब परेशान करते हैं, है ना। रिसेंट ईयर में पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमेन, into small self help groups and pool their savings। इधर कुछ सालों में लोगों ने कुछ नए तरीक़ों को ईजाद किया है कि गरीबों को कैसे कर्ज दिया जाए, लोन दिया जाए। और इसका आइडिया ये था कि रूरल पुअर को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, स्पेशली वुमेंस को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, मतलब खुद का सहायता करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तौर पर, और पूल अप यानी कलेक्ट करें जितने भी सेविंग्स है, जो जितना ताकत है, जितना जिसकी क्षमता है उस अनुसार वो सेविंग्स को पूल अप करे, इकट्ठा करे। और एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में, एक नॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 to 20 मेंबर हो सकते हैं। अच्छा, होते हैं क्या ये लोग? एक दूसरे के नेबरहुड हैं, मतलब आस पड़ोस के ही अपने में ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, जो समय समय पर मिलते हैं और बचत करते हैं। आपको रेगुलरली हमेशा बचत करते हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का फंड बड़ा होते जाए और अपने लोगों की मदद कर सके वो सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेविंग पर मेंबर वैरी फ्रॉम 25 to 100 और मोर, यानी इसमें बचत कभी कभी कम से कम 25 रुपया या 100 रुपया तक, ये उस समय के लिए जिसकी जितनी ताकत है उस अनुसार अपना पैसा बचत करके उसको क्या करता है, पूल अप करके रखता है ना। जिसका जो एबिलिटी है, जितना जिसका जो एबिलिटी है सेविंग करने का। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड। तो अब क्या करेंगे उसके मेंबर, क्या करेंगे, अब वो लोन अगर उनको चाहिए होगा तो वही सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो एक फंड होगा उसी में से वो लोन लेंगे, ठीक है। और ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद लोन को वापस कर देंगे। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन बट दिस इज़ स्टिल लेस दैन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो अपना फ़ंड क्रिएट करते हैं अपने मेंबर्स के थ्रू, ये चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये इतना कम होता है, इतना तो नहीं होता है जितना कि मनी लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके द्वारा चार्ज किया जाता है अपने मेंबर्स के लिए। अच्छा, आफ्टर ए ईयर और टू इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। 1 साल 2 साल के बाद जब ग्रुप का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जब फंड अच्छा खासा बड़ा हो जाता है तब ये एलिजिबल हो जाते हैं कि अब उसको एज ए कोलैटरल के तौर पर रख करके बैंकों से लोन प्राप्त कर सकें। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज़ मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द मेंबर्स। तब लोन सैंक्शन हो जाता है क्योंकि भाई कोलैटरल के तौर पर रखा हुआ है पैसा, है ना। तो लोन सैंक्शन हो जाता है ग्रुप के नाम पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर, और इसका इस्तेमाल होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी मेंबर्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट यानी खुद के लिए रोज़गार निर्माण, खुद के लिए रोज़गार के मौक़ों को और डेवलप करने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से भी, है ना। जैसे किसानी के अलावा टोकरी बनाना है, पत्थर का छोटा छोटा काम करना है, मोची वाला काम करना है, टोकरी, कुछ ना कुछ अपना काम कर सकते हैं। फॉर इंस्टांट स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड। अच्छा, जैसे इसमें देखो SHG का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या क्या है, छोटे छोटे ये लोन देंगे जिससे कि उसके कोई मेंबर का अगर कोई मॉर्टगेज लैंड है, मान लो कि उसका लैंड जब्त कर लिया गया है किसी के द्वारा, बैंकों के द्वारा या साहूकार के द्वारा या किसी के द्वारा अगर जब्त कर लिया गया है अगर उसकी ज़मीन, तो उसको छुड़वाया जाता है, ठीक है ना, छुड़वाया जाता है, ठीक है ना। उस मेंबर का अगर वो उसका ज़मीन किसी ने जब्त कर लिया तो उस जब्त की गई ज़मीन को छुड़वाया जाता है पैसे दे करके। उसके लिए भी ये लोग लोन देते हैं,
सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले। अच्छा, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, अच्छा ज़रूरत हाथ में कैश वर्किंग कैपिटल देते हैं, ज़रूरत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को, है ना, अपने मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो होंगे तो उनको दिया जाएगा ताकि वो वर्किंग कैपिटल यानी कैश से खरीद सकें, सीड खरीद सकें, फर्टिलाइज़र, रॉ मटेरियल जैसे कि बैम्बू है, क्लोथ है, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। फॉर हाउसिंग मटेरियल, घर बनाने की मटेरियल हैं, है ना। फिर और जो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेविंग मशीन, ताकि सेल्फ जो जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। अभी जो ऊपर आपने पढ़ा था, है ना, मशीन से, हैंडलूम से, कैटल हैं, ताकि रोज़गार मिलता रहे, लोगों की स्थिति में फ़र्क आए। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड द लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो भी डिसीज़न मेकिंग होगा रिगार्डिंग टू सेविंग्स यानी बचत कितना करना है, यानी कितना और कितना कर्ज देना है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में ही, तो इसका डिसीजन उसी के ही ग्रुप के मेंबर्स लेते हैं। दिस ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन, द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन्स टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज। अच्छा, फिर से देखते हैं, ग्रुप जो डिसाइड करता है ना, कि लोन एज रिगार्ड्स द लोन, जो ग्रुप जो डिसाइड करता है कि लोन जो दिया जाएगा उसका जो उसको किस तरह से देखा जाए, वो है कि कितना उसका पर्पस क्या है। जो हम लोन दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोन देगा किसी भी मेंबर को, तो वो उसका पर्पस क्या है ना, उसको रिगार्ड किया जाएगा, उसको सम्मान किया जाएगा। अमाउंट कितना दिया जा रहा है ना, फिर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, ये सारी चीज़ों को ये मेंबर्स आपस में एक बात करके रखते हैं, समझौता करके रखते हैं। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, और साथ में ये पूरा ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका लोन के रीपेमेंट के लिए। बैंकों को अगर मान लीजिए लोन रीपेमेंट करना है तो पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक मेंबर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई एक मेंबर ने कोई लोन लिया और उसको अगर वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है इस चीज़ को, ठीक है ना, बाकी अन्य ग्रुप के सदस्यों के द्वारा, क्योंकि इससे असर पड़ सकता है, सब लोग ऐसा गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंकिंग आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइजिंग SHGs। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, है ना, बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइज्ड इन SHG, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पुअर वुमेन ऑर्गेनाइज्ड हैं एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन महिलाओं को बैंक लेंड करना चाहेंगी, उनको लोन देना चाहती है। क्यों? क्योंकि देखो गारंटी के तौर पर वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, उनका एक प्रॉपर फंडिंग होगा और रिकॉग्नाइज्ड होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए बैंक के पास एक गारंटी के तौर पे है ही, सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद में हो गया और उनके फंड्स भी हैं, तो बैंक ऐसे को तुरंत लोन दे देती है। इवन दो हैव नो कोलैटरल एज मच, अगर कोलैटरल बहुत नहीं है, फंड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए हैं ना, 15-20 लोग हैं ना उसमें, 15-20 गरीब महिलाएं हैं ना, आपस में जुड़ी हुई है ना, तो बैंक उस पर मदद कर देती है, लोन दे देती है। Thus, the self-help group help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable interest rate. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होने से अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होने से बोरोवर्स को मदद मिलता है कि बहुत ज़्यादा कोलैटरल नहीं है उनके पास, तो भी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो उनको आसानी से लोन मिल जाता है ना। दे कैन गेट टाइमली लोन, उन्हें समय पर लोन मिल जाता है अपने कई तरह का ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप, मोरओवर सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी पुअर को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का होना, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरह का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गरीबों की स्थिति को और सही करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो गरीब अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर कोलैटरल उस गरीब के ना हो के पास नहीं भी है तो भी उसे बैंकों से लोन मिल जाएगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का अपना तो फंड होगा ही। चलो, यह सेल्फ हेल्प ग्रुप भी मदद कर सकता है उस गरीब की। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज़। तो अच्छा, नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ महिलाओं की ही मदद नहीं करता है फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, यानी आर्थिक तौर पर खुद पर निर्भर होना महिलाओं को इस तरह की ही सिर्फ मदद नहीं करता है, बल्कि और भी तरीके हैं, जैसे रेगुलर मीटिंग्स करता है, ग्रुप का रेगुलर मीटिंग्स होता है, मिलते हैं, ये सारे रेगुलर मीटिंग होते हैं, जिससे एक प्लेटफॉर्म मिलता है सभी को डिस्कस करने का। और सोशल इश्यूज़ जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कई तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर भी एक्ट कैसे किया जाए, चीज़ों को सही करने के लिए उस पर भी विचार होता है, उस पर ये लोग पालन भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ आर्थिक पहलू के लिए नहीं है, बहुत तरह के सामाजिक पहलुओं को के लिए भी विचार करने के लिए, डिस्कस करने का एक मंच होता है। देखिए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इस तरह से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, देखिए ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का, ये बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी रहा है, हर गरीब तक ये पहुंचा है और उनके क्रेडिट नीड को रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट नीड यानी जो लोन है वो पहुंचाया है ना। 1970 में ये स्टार्ट हुई थी, छोटा सा प्रोजेक्ट था उस समय। ग्रामीण बैंक 2018 तक में 9 मिलियन मेंबर्स उनके पास एज ए सदस्य हैं और 81,600 विलेजेस में अक्रॉस बांग्लादेश में ये फैले हुए हैं। ऑलमोस्ट जितने भी बॉरोवर्स हैं, है ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बॉरोवर्स वुमेन एंड बिलोंगिंग टू द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो महिलाएं जो कि गरीब सेक्शन से बिलोंग कर महिलाएं और वो गरीब जो बहुत ही पुअरेस्ट सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ऑल ऑफ द बॉरोवर्स आर वुमेन। अच्छा, इसमें सारे वो बॉरोवर्स जो हैं कर्ज लेने वाले वो वुमेन हैं और वो बिलोंग करती हैं सबसे पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी सबसे गरीब तबका समाज का, उससे बिलोंग करती हैं, है ना। इस तरह के बॉरोवर्स, दीज बॉरोवर्स आर प्रूव दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बॉरोवर्स बट दे कैन स्टार्ट एंड रन ए वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। तो ये इस तरह के जो बॉरोवर्स हैं, बॉरोवर्स किस तरह की, वुमेन, इन लोगों ने जो जिन्होंने लोन लिया हुआ है ग्रामीण बैंक से, इन लोगों ने प्रूव किया है कि ये सिर्फ रिलायबल बॉरोवर्स नहीं है, इन पर सिर्फ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ मात्र ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट वर्दी तो हैं ही, क्योंकि ये समय समय पर अपने कर्जे को अपने जो भी लोन हैं उनको रीपे भी करते हैं, तो ट्रस्ट तो किया ही जा सकता है। इसके साथ साथ ये स्टार्ट और रन कर सकती है वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्केल यूनिट, आपका फैक्ट्री में भी काम कर सकती हैं, एग्रीकल्चर बेटर कर सकती हैं। तो जो स्मॉल इनकम, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं, थोड़ा ही इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली, यानी जो भी वैसे व्यवसाय या वैसे कोई भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं, थोड़ा ही पैसा है, लेकिन उसे ये महिलाएं जो लोन ले रखी हैं उसे ये सक्सेसफुली रन कर सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं और रन भी कर सकती हैं। तो ये बॉरोवर्स स्पेशली वुमेन ही होती हैं, ध्यान रखिएगा ग्रामीण बैंक में। चलो, यहाँ पे मोहम्मद यूनिस हैं, ये ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस के विनर भी हैं 2006 में। इन्होंने कहा, इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल, देखो अगर हम मोहम्मद यूनुस के शब्दों में, अगर हम लोग लोन या क्रेडिट अगर हम लोग अवेलेबल करा दें गरीबों को कुछ शर्तों पर, है ना, और कुछ नियम और शर्तों पर,
जो कि एप्रोप्रिएट हो, नियम और शर्तें जो कि एप्रोप्रिएट हो, सही हो और रीज़नेबल हो, मतलब तर्कयुक्त हो, ठीक है, कम से कम हो। तो इससे होगा क्या कि जो मिलियन ऑफ स्मॉल पीपल हैं, जो छोटे जो तबके के जो ये मिलियंस जो लोग हैं और उनके जो मिलियंस ऑफ परसूट हैं, कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। तो ये सारे जो इनके जो मिलियन ऑफ स्मॉल परसूट हैं, ये इन्हें जोड़ करके अगर देखा जाएगा, जोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ा विकास को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य, मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर सबको हम लोग रीज़नेबल रेट पर अगर हम क्रेडिट दे पाए। मोहम्मद यूनुस के शब्दों में परसूट का मतलब हो गया काम या लक्ष्य भी कह सकते हैं। तो उनके जो भी छोटे लक्ष्य भी हैं, अगर उनको हम लोग एडअप कर दें तो इससे एक बड़ा वंडर ला सकते हैं, डेवलपमेंट वंडर ला सकते हैं, ये मोहम्मद यूनुस के शब्दों में। ठीक है, समिंग अप कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को देखा और वो कैसे जुड़े हुए हैं बैंकिंग सिस्टम के साथ। करेंसी सिस्टम है, चेक सिस्टम है। एक साइड में हम लोगों ने डिपॉजिटर्स को देखा जो अपने मनी को बैंक्स में रखते हैं, और दूसरी तरह अदर साइड बोरोवर्स हैं जो लोन लेते हैं, टेक लोन फ्रॉम दिस बैंक, लोन लेते हैं बैंकों से। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर करता है लोन और क्रेडिट, लोन और क्रेडिट दोनों एक ही चीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसमें लोन चाहिए होते हैं, लोन लगता है ना। क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्रेडिट का दोनों इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है और कुछ सर्टेन सिचुएशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरोवर वर्स ऑफ, यानी जो लोन लेने वाला है उसकी स्थिति ख़राब होती है। क्रेडिट अवेलेबल है आपको, अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेस के थ्रू क्रेडिट यानी लोन अवेलेबल है। आप फॉर्मल सोर्स से जाइए या इनफॉर्मल सोर्स से जाइए। टर्म्स है जो क्रेडिट की शर्तें हैं वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स, बहुत अलग अलग हैं। आपको जो क्रेडिट की जो शर्तें हैं फॉर्मल में और इनफॉर्मल लेंडर्स का अलग अलग होता है। प्रेजेंट टाइम में रिच हाउस होल्ड है वो रिसीव करते हैं क्रेडिट ज़्यादातर फॉर्मल सोर्सेज से, और जहाँ पुअर हैं उनको डिपेंड होना पड़ता है इनफॉर्मल सोर्सेज से। एसेंशियल है कि जो टोटल फॉर्मल सेक्टर हैं, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट वो इंक्रीज़ करे जिससे कि डिपेंडेंस है ना वो इनफॉर्मल क्रेडिट पर कम हो सके। जो एक्सपेंसिव, चूँकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसीलिए इनफॉर्मल क्रेडिट पर आपको कम से कम डिपेंडेंसी हो। पुअर शुड गेट ए मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन फ्रॉम बैंक। पुअर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए फॉर्मल लोन बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इससे होगा ये कि बोथ दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी ये दोनों ज़रूरी है ताकि डेवलपमेंट हो सके देश का। अगर देश का किसान गरीब रहेगा, अगर वो कर्ज के जाल में रहेगा तो इससे देश का भला नहीं। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिए। ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए। हाँ, ये रहा, ये है आपका क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, एनसीईआरटी मुझे लगता है कि एक पेज रह गया है शायद, एक मिनट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी आगे हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया है फाइनली। तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे, इसमें दम कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका कंप्लीटेड है, यानी ये वाला सही था। ये गया पिछला, देखें ये 7 हो गया, उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीटेड है। ठीक है, डन है।
तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व। और फिर से आप लोग, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं बोर्ड का एग्ज़ामिनर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का, तो मुझे पता है कि कौन सी किताबों को पढ़ना है और कौन सी किताबों को नहीं पढ़ना है। समझने के लिए भले अन्य किताबों को कीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, क्योंकि एनटीए तक भी क्वेश्चन डिज़ाइन करता है एनसीईआरटी के बेस पर, याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ना है। जितना हो सके इस वीडियो को आप आराम से देखिए, एपिसोड वाइज देखना हो तो एपिसोड वाइज देखिए, लेकिन इस वीडियो को देख करके पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि दोबारा देखना है, पॉज करके फिर पीछे जाइए, फिर से देखिए। अपने इष्ट मित्र, यार प्यार जो भी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करिए, और जितना हो सके, ठीक है ना, एनसीईआरटी पे को ही फोकस करिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे युवान एडुसर्व चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिनको ज़रूरत हो उनको भी मेरे चैनल को आप रिकमेंड कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में जो क्विज़ेस का एक पूरा दौर शुरू होने वाला है, हर तरह के कंपटीशन को हम अपने एक अम्ब्रेला के नीचे लाएंगे। सीज़न 2 लाएंगे, सीज़न 1 ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो उसको भी देख सकते हैं। और फिर वहीं समाज के लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है, सोसाइटी के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, वृद्धजनों के लिए, गरीबों के लिए, और जो पढ़ नहीं पाते बेचारे बच्चे, ग्रामीण समाज में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके लिए जो लोग डोनेट कर सकते हैं, प्लीज़ डोनेट ज़रूर करिए, वो अप्रिशिएबल होगा। खैर, बाकी आप बेहतर समझते हैं। तो फिर मुलाकात होगी सभी से, तब तक के लिए नए टॉपिक लेकर के, कुछ नए टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे, है ना। इंटरेस्टिंग होगा नया टॉपिक। जिनको भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, जो भी है आप पूछ सकते हैं। और फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मुझे नागेश श्रीवास्तव, मेरे चैनल युवान एडुसर्व को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ही। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।